0706 10:06 PM। अध्याय 461 स्तब्ध और चुप। आने वाली कारों में से एक न्यू क्रूज की हालिया बेस्टसेलर कंट्री जेड की फोक्सवैगन की संयुक्त उद्यम कार थी। इसके ठीक पीछे एक सैन्य जीप चल रही थी। दोनों कारों का एक साथ आगे बढ़ना एक अद्भुत दृश्य था। अभी सीई के पीछे दोनों कारें सामने के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं। अरे यार, आज क्या हो रहा है? यहाँ गाड़ियाँ क्यों आती जा रही हैं? किसी ने हाँफते हुए कहा, खुद को रोक नहीं पा रहा था। झांग में हुआ के घर का सामने का आंगन काफी संकरा था। जब थोड़ी देर पहले सीई की लैम्बोर्गिनी खड़ी की गई थी, तब भी वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था, इसलिए अब दोनों कारों को दरवाजे से कुछ दूरी पर पार्क करना पड़ा। जिस व्यक्ति ने हैरानी जताई, उसका कारण ये था कि शिनजियांग टाउन जैसे छोटे से शहर में आमतौर पर साल भर में कुछ ही कारें दिखाई देती हैं, लेकिन आज झांग में हुआ के घर के दरवाजे पर 3 कारें खड़ी थीं और इसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। फॉक्सवैगन से उतरते ही झांग जिफान को ऐसा रोमांच महसूस हुआ मानो वह सफल होकर घर लौट आया हो। वह और उसके साथी भी मूल रूप से शिनजियांग टाउन के रहने वाले थे, इसलिए उनका घर स्वाभाविक रूप से यही था। एक अन्य बड़ी जीप जो वहां खड़ी थी, उसमें से किसी को दरवाजा खोलकर उतरते हुए देखा गया। युनजियान ने पलकें झपकाईं और फिर अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, उसकी निगाहें चमक उठीं। न्यू क्रूज के महाप्रबंधक। अरे बाप रे, न्यू क्रूज के महाप्रबंधक यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ देर से चुप रहे झूजी ने झांग जिफान को देखते ही उसकी ओर ऐसे इशारा किया जैसे वह किसी बड़े अधिकारी को देख रहे हों। ये सुनकर कि अचानक प्रकट हुआ व्यक्ति न्यू क्रूज का महाप्रबंधक था, सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। झांग जिफान के कुशल प्रबंधन के साथ साथ न्यू क्रूज ने भी अपना नाम बनाया और कंपनी अब देश जेड का प्रतिनिधित्व करने वाला एक जाना माना नाम बन गई थी। यहाँ तक कि विदेशों की कंपनियों ने भी निगम के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो न्यू क्रूज के बारे में नहीं जानता हो। ये पहले से ही देश भर में कार डीलरों का आदर्श उदाहरण था। न्यू क्रूज के महाप्रबंधक झांग जिफान से मुलाकात के दौरान ये लोग जोर जोर से फुसफुसाने लगे। ये वही है, ये आदमी न्यू क्रूज का जीएम है। कितनी चौंकाने वाली खबर है। समूह के आश्चर्य के विपरीत झांग जिफान में अहंकार नहीं झलक रहा था, फिर भी उसे गर्व करने का पूरा अधिकार था। हेलो, किनली सबसे पहले उनके पास आया। अपने हाथों को मलते हुए उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज में विनम्रता का भाव था। नमस्कार। झांग जिफान ने न तो हाथ मिलाया और न ही कुछ और कहा। संक्षिप्त अभिवादन के बाद वह युनजियान की ओर बढ़ गया। आदरपूर्वक उनकी आवाज गूंजी, बहन जियान। युनजियान के सामने झांग जिफान खड़ा था, जिसने उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया। उनके दृश्य और उनके शब्दों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। वे पहले से ही जानते थे कि झांग जिफान न्यू क्रूज के महाप्रबंधक थे। तर्कसंगत रूप से जो व्यक्ति उनके द्वारा सम्मानजनक संबोधन का पात्र था, वह निश्चित रूप से उनका वरिष्ठ अधिकारी होगा। ये भी अफवाह थी कि न्यू क्रूज की सीईओ एक बहुत ही युवा महिला थी, हालांकि उनकी शक्ल सूरत का विशेष उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि झांग जिफान के संबोधन के तरीके और युनजियान द्वारा पहले कही गई बातों को मिलाकर देखें तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह न्यू क्रूज की प्रसिद्ध सीईओ थी। किनली और झूजी स्तब्ध रह गए। जिन लोगों ने युनजियान का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि उसने जो कंपनी स्थापित की है वह एक छोटी मोटी फर्म होगी, वे भी चुप हो गए। 0706 10:06 PM। अध्याय 462 नए साल के कॉल का अग्रिम भुगतान और पूर्ण उपेक्षा। युनजियान ने सिर हिलाया। आश्चर्य के उन क्षणों के दौरान फॉक्सवैगन के पीछे वाली जीप से एक व्यक्ति नीचे उतरा। वह गे जुनजियान था। औपचारिक अनौपचारिक पोशाक पहने, सैन्य वर्दी उतार चुके गे जुनजियान पहले से बेहतर और युवा दिख रहे थे। एक और व्यक्ति फॉक्सवैगन से उतरा, अपने साथ कार से उपहारों का एक बड़ा संग्रह लेकर आया और गे जुनजियान के साथ समूह की ओर बढ़ा। गे जुनजियान भी खाली हाथ नहीं आया था, वह अपने साथ कीमती तोरिया के बीजों से भरी एक बड़ी टोकरी लाया था। झांग जिफान और गे जुनजियान जाहिर तौर पर एक साथ आए थे और दोनों नववर्ष की पूर्व संध्या पर युनजियान को अग्रिम शुभकामनाएं देने आए थे। फोक्सवैगन से बाहर आने वाला दूसरा व्यक्ति ब्रो ही था, जो एक अधीनस्थ कर्मचारी था और जिसने पहले झांग शाओफेंग के पिता द्वारा आयोजित भोज में न्यू क्रूज का प्रतिनिधित्व किया था। जब ब्रो हे और गे जुनजियान वहां पहुंचे तो उनके हाथों में कीमती उपहारों का ढेर था। गे जुनजियान की जान पहचान युनजियान के जरिए झांग जिफान से पहले ही हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने युनजियान को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए पहले से ही शिनजियांग टाउन आने का प्लान बना लिया था।
चूंकि वे दोनों व्यस्त लोग थे और चंद्र नव वर्ष के बाद उनके पास आने का समय नहीं होता, इसलिए उनके लिए युनजियान के गृहनगर में नव वर्ष के लिए पहले आना ही समझदारी भरा कदम था। युनजियान को खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे आ रहे हैं। गे जुनजियान और ब्रो हेई दोनों ने झांग मेहुआ के घर के दरवाजे के किनारे उपहारों का ढेर रख दिया और वहां मौजूद सभी लोगों ने उन उपहारों की ओर देखा, ये देखते हुए कि वे यहाँ जो कुछ भी लाए थे वह महंगी वस्तुएं थीं। उदाहरण के लिए, गे जुनजियान के हाथ में टोरेया के बीजों का थैला कोई बहुत ही शानदार उपहार नहीं था, लेकिन नव वर्ष के आशीर्वाद के रूप में इतने बड़े थैले का उपहार देना दुर्लभ था। और यह 1998 की बात है। ये आगंतुक आम लोग नहीं होंगे। बहन जियान, चंद्र नव वर्ष के बाद कंपनी में काफी काम रहने वाला है, इसलिए हम आज आपको नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देने आए हैं, झांग जिफा ने उस लड़की को समझाया। हम, युनजियान ने गुनगुनाते हुए सिर हिलाया। वह समझ गई कि गे जुनजियान झांग जिफान के साथ क्यों आया था। हालांकि गे जुनजियान को पता था कि युनजियान कहाँ ठहरी हुई है, लेकिन उसे यह नहीं पता होगा कि वह इस समय शिनजियान कस्बे में है। झांग जिफान मूल रूप से उसी कस्बे का निवासी था और स्वाभाविक रूप से उसे उन कुछ जगहों की बेहतर जानकारी थी जहां युनजियान कस्बे में हो सकती थी। दोनों के बीच आसानी से तालमेल बैठ जाने के कारण वे एक साथ आ गए। गे जुनजियान उन्नत विशेष बलों के प्रमुख थे। उच्च पद पर होने के कारण वे साल भर व्यस्त रहते थे। फिर भी उन्होंने अपने अधीनस्थों को अपना काम सौंपकर युनजियान से मिलने का समय निकाला। युनजियान उन पुरुषों को देखकर खुश हुई। अंदर आइए और बैठिए, उसने मुस्कुराते हुए अपने मेहमानों का घर में स्वागत किया। सीई उसके बगल में ही रही और युनझू को अपने साथ खींचती रही। हालांकि यह झांग मेहुआ का घर था, लेकिन अब ये युनजियान के मेहमानों के स्वागत स्थल जैसा लग रहा था। हालांकि झांग मेहुआ को इस बारे में कुछ कहना नहीं था। वह न्यू क्रूज की महाप्रबंधक थीं। वह उनसे प्रसन्न होने के लिए कुछ भी कर सकती थी, भला वह उनका स्वागत करने से कैसे इनकार कर सकती थी। समूह के लिए चाय बनाते हुए उन्होंने उनके लिए चाय के साथ अंडे भी बनाए थे। किनली, झूजी और बाकी सभी को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया, मानो वे बाहरी लोग हों। घर में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद, जब गे जुनजियान और झांग जिफान अभी बैठे ही थे कि अचानक एक आदमी की विस्मय भरी आवाज सुनाई दी। ओ अधिकारी गे 0706 10:07 PM अध्याय 463 पदक के साथ उसे चंद्र नव वर्ष की शुभकामनाएं देना। ये चौंकी हुई आवाज झांग शुन की थी। झांग जिफान कौन था? वहां मौजूद हर कोई उसे जानता था। वह न्यू क्रूज का महाप्रबंधक था। इसके विपरीत कोई नहीं जानता था कि गे जुनजियान कौन था, लेकिन झांग शुन की पूरी तरह से हैरान करने वाली आवाज ने सबका ध्यान उसकी ओर खींच लिया। न्यू क्रूज के महाप्रबंधक का युनजियान को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने आना पहले से ही एक सम्मान की बात थी, लेकिन आखिरकार युनजियान कंपनी के सीईओ थे, इसलिए एक अधीनस्थ का अपने वरिष्ठ से मिलने आना स्वीकार्य था। झांग शुन शिनजियांग टाउन के पुलिस स्टेशन में एक साधारण पुलिसकर्मी थे, जबकि गे जुनजियान उन्नत विशेष बलों के प्रमुख थे और पूरे देश में प्रसिद्ध थे। वे मूलतः झांग शुन के वरिष्ठ अधिकारी थे। हालांकि वहां किसी ने भी स्पेशल फोर्सेज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन झांग शुन भी उसी राह पर चल रहा था। उसने गे जुनजियान की तस्वीर तब देखी थी जब वह काफी मशहूर था, इसलिए जब उसने गे जुनजियान का चेहरा देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो तो देश भर में मशहूर ऑफिसर जी थे। युन जियान चाहे कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, वह तो उन्नत विशेष बलों की एक सैनिकी थी। इसके अलावा एएसएफ के कुल सदस्यों की संख्या भी कम नहीं थी। यहाँ तक कि चंद्र नववर्ष के दौरान भी यह असंभव था कि अधिकारी गे अपने अधीनस्थों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए घर घर जा रहे हों। इससे उसे क्या मिलेगा? फिर भी सर्वोच्च कमांडर होने के नाते उन्होंने युनजियान से मिलने का समय निकाला। क्या ये कोई मजाक था? टुकड़ी के बेहद उत्कृष्ट सदस्यों के अलावा किसी के लिए भी इस तरह का विशेष व्यवहार प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था, जिसमें एक उच्च पदस्थ अधिकारी नए साल के अवसर पर उपहारों के साथ घर पर उनसे मिलने आए। झांग शुन के मन में जो विचार आया वह स्वाभाविक रूप से वही था जो बाकी सभी ने अनुमान लगा लिया था। झांग शुन ने उन्हें कुछ देर पहले ही गे जुनजियान की हैसियत के बारे में बताया था। वह ऐसा व्यक्ति था जिससे राष्ट्रपति मिलने वाले थे, एक सैन्य प्रतिभा का धनी। वह युनजियान से मिलने आए थे। संबंधों की गतिशीलता आसानी से समझ में आ रही थी। किनली, किनहुआन, झूजी और अन्य जो युनजियान के प्रति तिरस्कारपूर्ण थे, पूरी तरह से स्तब्ध थे। यदि वे पहले इस तथ्य से हिल गए थे कि युनजियान उन्नत विशेष बलों का सदस्य था, तो अब उन पर हावी होने वाला आश्चर्य वर्णनीय था। जब सभी लोग अभी भी सदमे में थे,
गे जुंजियान ने झांग शुन को सौहार्दपूर्ण ढंग से सिर हिलाकर अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते। उनके एक शब्द ने झांग शुन को भावनाओं से भर दिया। एक सैन्य प्रतिभा के धनी, जेड देश के उन्नत विशेष बलों के सर्वोच्च कमांडर अधिकारी गे ने उनका अभिवादन किया। झांग शुन अपनी भावनाओं के कारण जवाब देने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। गे जुंजियान ने पहले ही किन येरो की ओर देखकर युनजियान की खूब प्रशंसा की। उसी समय उन्होंने अपनी जेब से सोने का 8 कोणीय तारा पदक निकाला और उसे युनजियान को दे दिया। पुष्टि होने पर टीम मोनाक के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है कि तुमने अकेले ही सभी का नेतृत्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय चोर द्वारा चुराए गए जे प्रांत के प्राचीन जेड पेंडेंट को वापस लाने का मिशन पूरा किया है। मैं इस बार वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से यह पदक तुम्हें देने आया हूँ। 8 बिंदुओं वाला तारा पदक देखने में बेहद आकर्षक था। जब गे जुंजियान ने पदक को मेज पर रखकर युनजियान की ओर बढ़ाया तो उसने अपने होंठ सिकोड़कर उसे स्वीकार कर लिया। एक प्राचीन वस्तु जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय चोर ने चुरा लिया। युनजियान ने उसे वापस पा लिया। वाह, वह तो वाकई एक अंतर्राष्ट्रीय चोर है। उसने तो, क्या उसमें वह क्षमता है? ये बात किनली सदमे के कारण पूरी नहीं कर पाया। किन हुआन सबसे ज्यादा भयभीत था। वह पहले ताइक्वांडो में उसे चुनौती देना चाहता था और यहाँ तक कि अपनी ताकत दिखाने के लिए उसे हराने की कोशिश भी की थी। अंत में युनजियान ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात चोर से चुराया हुआ खजाना बरामद कर लिया। 0706 10:07 PM अध्याय 464। वह बहुत प्रतिभाशाली है, कृपया उसका ख्याल रखें। किनली और अन्य लोगों की हैरानी के साथ साथ किन येरो और युन यी भी आश्चर्यचकित रह गए। वे उसके सबसे करीब थे, लेकिन युनजियान में आया बदलाव धीरे धीरे हुआ था। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी शियाओ जियान इतनी अच्छी कब हो गई। किन येरो और युन यी दोनों ही दंग रह गए। किन येरो स्तब्ध रह गई। उसकी बेटी में बदलाव आ रहा था और एक माँ के रूप में उसे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वहीं युन यी ने युनजियान को हैरानी से देखा और अविश्वास से हौंकते हुए कहा, श्याओ जियान, तुम। युनजियान बहुत प्रतिभाशाली है। वह स्पेशल फोर्सेस सैनिक बनने में माहिर है। दशकों से सेना में रहते हुए मैंने अनगिनत युवा स्पेशल फोर्सेस उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है, लेकिन उसकी जैसी काबिलियत मैंने पहली बार देखी है। बेजोड़, गे जुंजियान ने युन यी की बात काटते हुए जोर से हंसते हुए जीवन भर की सबसे बेहतरीन तारीफ की। अधिकारी गे ने युनजियान की इतनी प्रशंसा की थी। बाकी सभी लोग एक बार फिर आश्चर्य से चौंक उठे। क्या युनजियान सचमुच इतनी असाधारण थी? सबकी अविश्वास भरी निगाहों को देखकर गे जुंजियान ने मजाक में पूछा, क्या आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा? आपने उसकी काबिलियत देखी ही नहीं। मैं, गे जुंजियान, अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता हूं कि मेरी एएसएफ टुकड़ी के जो अनुभवी सैनिक 10 मिशनों पर जा चुके हैं, उनकी क्षमता का 10वां हिस्सा भी उसके पास नहीं है। कितना बड़ा अंतर था। गे जुंजियान ने कभी झूठ नहीं बोला था और न ही युनजियान को ऊंचा दर्जा देकर अपने पुराने साथियों को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। बात बस इतनी थी कि युनजियान वाकई इतनी काबिल थी। उसमें गे जुंजियान की तारीफों पर खरा उतरने की क्षमता थी। ऑफिसर गे, आपने मेरी बहुत प्रशंसा की है। युनजियान ने नीचे देखते हुए अपने होठों को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ते हुए कहा। बाकी लोगों के पास उस सदमे को बयान करने के लिए शब्द नहीं थे जिसका वे इस समय अनुभव कर रहे थे। बेशक इसमें सी यी और नन्ही युन झू शामिल नहीं थी, जो आनंदमय विस्मृति में इधर उधर देख रही थी। चूंकि गे जुंजियान ने आवाज उठाई थी, इसका निश्चित रूप से मतलब था कि युनजियान का सम्मान किया गया। किन येरो चिंतित हो गई। वह और युन यी दोनों जानती थी कि युनजियान अब एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेज की सदस्य है और रोजाना प्रशिक्षण ले रही है। कभी कभी मिशन पर भी जाती है, लेकिन हर बार जब युनजियान को तैनात किया जाता था, किन येरो हमेशा उससे कहती थी कि सुरक्षा सर्वोपरि है और उसे सुरक्षित वापस लौटना होगा। फिर भी किन येरो को युनजियान के मिशनों के उच्च जोखिम स्तर की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा उन्हें गे जुंजियान के माध्यम से पता चला था कि उनकी बेटी बेहद सक्षम थी। माँ, मैं मिशन के दौरान अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालूंगी। मैं तभी हमला करती हूँ जब पूरी तरह से सुरक्षित हो। आप चिंता न करें। युनजियान ने स्वाभाविक रूप से किन येरो की चिंता को भांप लिया जब उसने उसकी ओर देखा। शुरुआती सदमे के बाद किन येरो को युनजियान पर गर्व महसूस नहीं हुआ, बल्कि खतरनाक कार्यों को अंजाम देने में उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी। युनजियान के आश्वासन से उसकी हल्की सी भौहें तन गईं। निश्चिंत रहें, मैं उन्हें जो भी मिशन सौंपता हूँ वह उनकी क्षमता के अनुसार ही होता है। अगर वह बिना किसी नुकसान के उसे पूरा करने में असमर्थ है, तो मैं उसे उस मिशन पर नहीं भेजूंगा।
गे जुनजियान ने किन येरो को भी आश्वस्त किया। ऊपर देखते हुए किन येरो ने वीर गे जुनजियान की ओर एक नजर डाली और फिर सिर हिलाते हुए विनम्र स्वर में उत्तर दिया, अधिकारी गे, कृपया शियाओ जियान का ख्याल रखें। यह एक माँ की अपने बच्चे के लिए चिंता थी। गे जुनजियान ने दृढ़ता से सिर हिलाकर जवाब दिया। किन येरो की चिंता के मुकाबले सी ही उदासीन था। आखिर वो बदमाश उसकी लड़की को कैसे नुकसान पहुंचा सकते थे। 0706 10:07 PM अध्याय 465 रात भर रुकना, तुम्हारे साथ मुकाबला करना। गे जुनजियान के आश्वासन भरे शब्दों को सुनकर किन येरो को काफी राहत मिली। फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह युनजियान की असाधारण प्रतिभा से बहुत खुश थी। युनजियान की मां होने के नाते किन येरो को गे जुनजियान की प्रशंसा मिलने पर अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। किनली और अन्य जिन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था, उन्होंने विनम्रतापूर्वक एक एक करके माफी मांगते हुए कहा कि अब उनमें यहाँ रहने की हिम्मत नहीं बची है। झांग मेहुआ ने उन्हें रुकने के लिए राजी नहीं किया, क्योंकि वह युनजियान, गे जुनजियान, झांग जिफान और अन्य लोगों की सेवा में व्यस्त थी। उसके पास किनली और अन्य लोगों को विदा करने का भी समय नहीं था। झांग मेहुआ एक यथार्थवादी थी। वह उसी का साथ देती थी जो सफल होता था। गे जुनजियान और झांग जिफान के आने से पहले किनली उच्च पदस्थ अधिकारी होने के कारण निस्संदेह सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे, इसलिए झांग मेहुआ उनकी चापलूसी करती थी। अब जब उन्होंने गे जुनजियान और झांग जिफान के साथ साथ युनजियान को भी देखा, जो किनली से कई गुना बेहतर थे, तो झांग मेहुआ ने किनली को विदाई देने के लिए समय निकालने की भी शिष्टता नहीं दिखाई। मेहमानों के जाते ही वे अपने पीछे चाय के अंडों के छिलके, सूरजमुखी के बीज के छिलके, मूंगफली और न जाने क्या क्या चीजों के छोटे छोटे ढेर छोड़ गए, जिनका इस्तेमाल चंद्र नव वर्ष के दौरान आगंतुकों के स्वागत के लिए किया जाता था। आने वाले लोग इसे चंद्र नव वर्ष के लिए अपना भेंट मानते थे। किन येरो ने झांग मेहुआ के साथ मिलकर मेजों पर पड़ा कचरा साफ किया और अब गे जुनजियान और झांग जिफान के जाने का समय हो गया था। रात के 9 बज रहे थे और उनकी बातचीत के दौरान समय तेजी से बीत रहा था। शिनजियांग टाउन से लोंगमेन शहर लौटने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, इसलिए गे जुनजियान और झांग जिफान के पहुंचने तक 11 बज चुके होंगे। आप लोग आज रात यहीं क्यों नहीं रुक जाते? घर में सबके लिए पर्याप्त कमरे हैं। अपने जन्मस्थान पर किन येरो पहली बार मेजबान की तरह मेहमानों को रुकने के लिए कह रही थी। अगर यह अतीत की बात होती तो वह ऐसा कहने की हिम्मत कभी नहीं करती, क्योंकि झांग मेहुआ का घर युनजियान के चाचा किन लाइक्यान का भी घर था। झांग मेहुआ और उनके दिवंगत पति किन युफू ने ये घर किन लाइक्यान के लिए रखा था, क्योंकि उनकी बेटियां बड़ी होकर शादी करने वाली थीं और उनका केवल एक ही बेटा था। इसलिए स्वाभाविक ही था कि यह घर किन लाइक्यान की संपत्ति बन जाए। विवाहित बेटियां पानी के छींटों की तरह खो जाती हैं। चूंकि किन येरो की शादी हो चुकी थी, इसलिए उसके लिए अपने मायके लौटने का कोई कारण नहीं था। अगर वह वापस आती भी तो उसकी भाभी नाराज हो जाती, क्योंकि किन लाइक्यान अब शादीशुदा था। जब तक झांग मेहुआ जीवित है, किन येरो तलाक के बाद कुछ समय के लिए अपने मायके में रह सकती है, लेकिन अगर बाद में झांग मेहुआ का देहांत हो जाता है तो किन येरो का वापस आना असुविधाजनक होगा। गांव वालों की यही परिस्थिति थी, इसलिए शादी के समय लड़की के लिए अपने पति का चुनाव सोच समझकर करना महत्वपूर्ण था। अगर लड़की का कोई सगा भाई होता था तो तलाक के बाद उसके लिए मायके वापस जाना नामुमकिन था। इसी वजह से और इस तथ्य के कारण कि किन येरो को यह नहीं पता था कि युनगैंग से तलाक लेने के बाद वह किसका सहारा लेगी, उसने उस समय युनगैंग की जुए की लत को सहन किया। किन येरो ने युनगैंग से संबंध तोड़ने का साहस तभी जुटाया जब उसके अफेयर का खुलासा हुआ और उसके बच्चों ने उसकी तलाक का समर्थन किया। कंपनी में मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, मैं नहीं आऊंगा। झांग जिफान ने किन येरो से माफी मांगते हुए मुस्कुराया। मैं खाली हूँ, लगता है मैं रुक सकता हूँ। गे जुनजियान ठहाका लगाकर हंसा और युनजियान की ओर मुड़ा। हम आमतौर पर व्यस्त रहते हैं। युनजियान, मैं आज तुम्हारे साथ अभ्यास करना चाहूंगा। 0706 10:07 PM अध्याय 466 लॉलीपॉप खरीदना और उसकी ओर से बहस करना। गे जुनजियान के चेहरे पर जो खुशी थी, वह एक सम्मानित प्रतिद्वंद्वी के साथ मुकाबला करने के रोमांच से भरी थी। सच कहें तो वह इसके बारे में काफी समय से सोच रहा था। ऐसा नहीं था कि वह युनजियान को हराना चाहता था, बल्कि उसे एक कुशल प्रतिद्वंद्वी से लड़ने का रोमांच अच्छा लगता था। ये स्पष्ट था कि गे जुनजियान को एक योग्य प्रतिद्वंद्वी मिले काफी समय हो गया था, क्योंकि वह लंबे समय से आज तक किसी से मुकाबला नहीं करना चाहता था। गे जुनजियान का युद्ध का निमंत्रण किन हुआन के निमंत्रण से भिन्न प्रकार का था।
किन हुआन केवल सबके सामने अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने के लिए यून जियान को चुनौती देता रहता था, जबकि गे जुनजियान उससे मुकाबला करना चाहता था क्योंकि वह बेहद कुशल थी। गे जुनजियान के लिए दो शक्तिशाली पक्षों के बीच हुआ यह आदान प्रदान सार्थक था। गे जुनजियान और किन हुआन के बीच सबसे बड़ा अंतर ये था कि अगर गे जुनजियान हार भी जाता तो वह कोई बहाना नहीं बनाता और न ही कोई द्वेष रखता। बहन जियान, मैं पहले ही के साथ जा रहा हूँ, झांग जिफान ने मुस्कुराते हुए यून जियान से कहा। उसने सिर हिलाकर उन दोनों को विदा किया। फिर यून जियान ने आंखों में चमक ली गे जुनजियान की ओर मुड़कर कहा, मैं स्वीकार करती हूँ। गे जुनजियान भी एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था और यून जियान उससे मिले निमंत्रण को कभी कम नहीं आंकता। जी, इसमें परहेज करने की क्या जरूरत है। जियो झू को अभी लॉलीपॉप चाहिए। यून जियान के ऐसा कहते ही सीई के बगल में खड़ी यून झू ने उसके कपड़े खींचे और मासूम हिरनी जैसी आंखों से उसे बताया, शियाओ झू को लॉलीपॉप खरीदने ले जाओ। सीई ने गे जुनजियान और वहां मौजूद सभी लोगों के सामने छोटी यून झू का हाथ यून जियान की ओर बढ़ाया और मौके का फायदा उठाते हुए बच्ची का हाथ भी पकड़ लिया। यून जियान उसे बताने ही वाली थी कि चुनौती स्वीकार करने पर वह गे जुनजियान के साथ मुकाबला करने जा रही है। ऐसा लग रहा था मानो सीई को उसके मन की बात पता हो। गे जुनजियान की ओर अपने आकर्षक साइड प्रोफाइल से देखते हुए उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थी। उसने गे जुनजियान को तिरछी नजर से देखते हुए कहा, मैं उसकी तरफ से तुमसे मुकाबला करूंगा। सीई यून जियान या गे जुनजियान में से किसी की भी राय नहीं पूछ रहा था, वह तो बस एक तथ्य बता रहा था। वह यून जियान की जगह गे जुनजियान के साथ मुकाबला करने जा रहा था। जब सीई अचानक खड़ा होकर यह कहने लगा कि वह यून जियान के बजाय उससे लड़ेगा, तो गे जुनजियान दंग रह गया। उस आदमी को यून जियान की क्षमता का कुछ अंदाजा तो था, लेकिन उसकी सहनशक्ति की सीमा का उसे कोई अंदाजा नहीं था। इस बार यून जियान को चुनौती देने के पीछे गे जुनजियान का एक और इरादा था। वह यून जियान की सीमा का परीक्षण करना चाहता था। वह जानना चाहता था कि यून जियान वास्तव में कितनी अच्छी है। हैरानी की बात यह है कि सीई, जो यून जियान के पीछे यून झू का हाथ पकड़े खड़ा था और ज्यादा बात नहीं कर रहा था, अचानक आगे आया और कहने लगा कि वह यून जियान की जगह उसके साथ अभ्यास करेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गे जुनजियान ने इस 19 वर्षीय युवक की आंखों में एक असामान्य चमक देखी। गे जुनजियान ने सीई की पहचान का अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की और सीई ने भी उसे अस्वीकार करने का अवसर नहीं दिया। ठीक है, मैं शियाओ झू को लॉलीपॉप दिलाने ले चलती हूँ। यून जियान ने सीई की आंखों में चमक नहीं देखी। जब यून झू ने उसका हाथ पकड़ा और उदास निगाहों से उसकी ओर देखा, तो यून जियान ने बिना किसी झिझक के उसे शिनजियांग टाउन की एक छोटी मोटी दुकान में खींच लिया। लेकिन जाने से पहले उसने सीई और गे जुनजियान को बता दिया कि नीरो नीचे नहीं थी, इसलिए उसने ये सब नहीं देखा। चूंकि गे जुनजियान और सीई यहाँ थे, इसलिए वह और झांग में हुआ खाली कमरों के लिए चादरें तैयार करने गई थी। अब तो सर्दी का मौसम आ ही गया था। हालांकि छह प्रांत सबसे ठंडा प्रांत नहीं था, फिर भी रात में ठीक से कंबल ओढ़े बिना आसानी से सर्दी लग सकती थी। 0706 10:07 PM अध्याय 467 एक पुनर्यात्रा और पहली मुलाकात। इसका मतलब यह था कि सीई और गे जुनजियान के साथ साथ किनारे पर खड़ी यून ही सामने के आंगन में बची थी। किन फैंगर को यून जियान के साथ बदतमीजी करने के बाद झांग में हुआ ने उसके कमरे में बंद कर दिया था। किन फैंगर अपनी दादी के अलावा किसी से नहीं डरती थी। जब दादी ने उसे आदेश दिया तो वह गुस्से में भाग गई। अगर वह नहीं भागती तो निश्चित रूप से उसे चोट लगती। यून जियान शायद किन फैंगर को तब तक अनदेखा कर दे जब तक वह हद पार न करे, लेकिन सीई वहां था। जो भी उसकी औरत के साथ बुरा बर्ताव करता, उसका अंजाम भयानक ही होता। उस समय यून जियान को नुकसान पहुंचाने की चाह रखने वाली लियू शियशु ने यून जियान को नशीली दवा देकर उसे अपमानित करने की योजना बनाई, ताकि वह अपने और अन्य पुरुषों के अश्लील वीडियो दिखा सके। हालांकि अंत में सीई के लोगों ने यून जियान को वेश्यावृत्ति में बेच दिया। सीई किसी भी तरह से दयालु व्यक्ति नहीं था। जो कोई भी उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखता, चाहे वे खुद भी लड़कियां ही क्यों न हो, उन्हें वह निर्दयता से मार डालता था। ये कहावत कि सज्जन पुरुष महिलाओं को नहीं पीटते, अक्षम लोगों द्वारा ही उत्पन्न हुई है। यदि सीई को अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार होते देखना पड़ा, तो उसे सीई की जगह काय कहा जाना चाहिए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसमें यून जियान वहां मौजूद नहीं थी। वह यून झू का हाथ पकड़े हुए शिनजियांग टाउन में एक किराना दुकान की ओर चली गई।
शिनजियांग टाउन में दुकानें आमतौर पर रात 10 बजे तक खुली रहती थीं क्योंकि अधिकांश स्थानीय लोग रात 8 बजे के बाद सोने चले जाते थे। ये दुकान रात 10 बजे तक खुली रहती थी, लेकिन आज चंद्र नव वर्ष की पूर्व संध्या होने के कारण यह एक अपवाद था। बहुत छोटे बच्चों को छोड़कर बाकी सभी लोग रात भर जाग रहे थे। खासकर प्राथमिक विद्यालय की उम्र के बच्चे लाल लिफाफों के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक थे। इसके अलावा शहर के लोगों में चंद्र नव वर्ष के दिन ठीक उसी समय आतिशबाजी और पटाखे जलाने का चलन था। आधी रात होने से पहले ही लोग पटाखे खरीदने के लिए दुकान पर उमड़ पड़े थे। इसलिए जो छोटे व्यवसाय खुद को प्रबंधित करना जानते थे, वे आमतौर पर चंद्र नव वर्ष की पूर्व संध्या पर रात 12 बजे के बाद तक खुले रहते थे। इस तरह की सामान्य जानकारी युन जियान ने अपने पिछले जीवन में कभी नहीं सुनी थी और न ही कभी अनुभव की थी। जोखिम भरी जिंदगी जीते हुए और अपने आसपास के हर व्यक्ति से सावधान रहते हुए कहीं ऐसा न हो कि लापरवाही बरतने पर उसकी जान चली जाए, युन जियान ने कभी भी एक सामान्य लड़की की तरह शांतिपूर्ण जीवन नहीं जिया था। इसीलिए वह अपने पास जो कुछ भी था उसकी कद्र करती थी। युन जियान युनझू को पास की एक दुकान में ले गई। पुनर्जन्म लेने के बाद उसने इसे गुशा का बाग तेंदुआ नाम दिया था। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था और जब युन जियान पहली बार दुकान पर आई थी तो उस बुजुर्ग ने ही अपने पंखे को आराम से हिलाते हुए उससे पूछा था, आप क्या खरीदना चाहेंगी। जब युन जियान आज युनझू के साथ एक बार फिर दुकान में दाखिल हुई तो दुकानदार ने उसे पहली नज़र में ही पहचान लिया और हैरानी से कहा, अरे क्या आप वही युवती नहीं है जो कुछ महीने पहले मेरी दुकान पर फोन करने आई थी। युन जियान ने पलकें झपकाईं और युनझू के साथ अंदर आकर उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं। युवती, इस बूढ़े आदमी की याददाश्त अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे तुम याद हो। एकदम साफ साफ। मैं सालों से ये दुकान चला रहा हूँ, लेकिन मैंने पहली बार किसी को फोन पर विदेशी भाषा में बात करते हुए देखा है और फिर जवाब का इंतजार किए बिना ही फोन काट दिया। सच में मैंने पहली बार तुम्हारा इस तरह फोन पर बात करने का तरीका देखा है। 0706 10:08 PM अध्याय 468 उन्हें उड़ा दो। नौजवानों, युन जियान ने बुजुर्ग दुकानदार के अतिशयोक्तिपूर्ण बयान पर अजीब सी मुस्कान बिखेरी तो इस तरह से वह उसे याद करता था। ओह ठीक है, आप दोबारा फोन करने तो नहीं आए हैं ना युवती। दुकानदार ने अपनी उत्तेजना से उबरते हुए युन जियान से पूछा और बैठ गया। नहीं, युन जियान ने सिर हिलाया और युनझू को दुकान के अंदर ले गई, फिर बूढ़े आदमी की तरफ मुड़कर मुस्कुराई। मैं आज अपने छोटे भाई के लिए नाश्ता खरीदने आई हूँ, अब यहाँ कुछ अजीब काम करने नहीं आई हूँ। जब युन जियान का पुनर्जन्म हुआ तो वह समाज से अपरिचित थी क्योंकि उसने अपने जीवन का उत्तरार्ध दुनिया के एकांत क्षेत्र में बिताया था। वह अपने पिछले जीवन में अपनी मर्जी से व्यवहार करने की आदी थी, इसलिए पुनर्जन्म के बाद भी उसने वही किया जो पहले था। अब जब वह यहाँ कुछ समय से रह रही थी तो उसे पता चला कि यह अनुचित था। ओह बिल्कुल, आप बेझिझक चारों ओर देख सकते हैं। दुकानदार ने सिर हिलाया और जोर से हंसते हुए कहा। युन जियान ने युनझू का हाथ पकड़ लिया और वे दोनों दुकान के चारों ओर एक चक्कर लगाने लगे। जब लोग पटाखे खरीदने आते थे तो दुकानदार उनकी सेवा करने के लिए बाहर चला जाता था। आज रात 12 बजते ही आतिशबाजी और पटाखों की आवाज़ सबसे तेज होगी। अभी 9 बज चुके थे, इसलिए आतिशबाजी के रंगीन और मनमोहक धमाके से पहले की शांति थी। भोर से पहले के अंधेरे की तरह अभी जितनी शांति थी, आतिशबाजी का समय आने पर उतनी ही जोरदार और भव्य आतिशबाजी होती। युन जियान ने युनझू को स्नैक्स का एक बड़ा पैकेट चुनने दिया, जिसमें लेस चिप्स, बबल गम, लॉलीपॉप आदि थे। युनझू ने उनमें से कई चीजें चुन ली। चुनते समय वह बुदबुदाया, सीई गेगे के लिए स्ट्रॉबेरी, जेजी के लिए ब्लूबेरी, युनी गेगे के लिए लीची। उसका छोटा हाथ डिब्बे पर खड़ी की गई लॉलीपॉपों के चारों ओर घूम गया। युन जियान वैसे तो धैर्यवान नहीं थी, लेकिन युनझू के मामले में उसका धैर्य चरम सीमा पर पहुंच गया। अंत में उसने तब तक इंतजार किया जब तक युनझू ने अपनी पसंद के सारे स्नैक्स नहीं ले लिए और उनका भुगतान नहीं कर दिया। उसके बाद वे दोनों झांग में हुआ के घर वापस चले गए। दुकान से उनकी दादी के घर तक ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन उन्हें कई गलियों से होकर गुजरना पड़ता था। हर घर में अच्छी रोशनी होने के कारण उन्हें अंधेरे में नहीं चलना पड़ा। धमाका, ताली, पटाखों की तेज आवाज ने सन्नाटे को भंग कर दिया। इस समय आतिशबाजी करने वाले लोग मौजूद थे, हालांकि संख्या कम थी लेकिन उपस्थिति थी। युन जियान ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए देखा कि युनझू का हाथ पकड़े हुए जब वह एक गली से गुजर रही थी तो संयोगवश उसके घर के सामने पटाखे जल रहे थे। रात 12 बजे से पहले
इस समय पटाखे जलाने वाले अधिकांश लोग आने वाले वर्ष के लिए देवी देवताओं से आशीर्वाद मांगने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ग्रामीण इलाकों के लोग अधिकतर अंधविश्वासी थे और लोंगमेन शहर के स्थानीय लोग सुअर के सिर, मुर्गे और इसी तरह के जानवरों की बलि देकर देवताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। ऐसा करते समय वे धर्मरथों और सूत्रों की भेंट भी जलाते थे। ये परंपराएं पिछली पीढ़ी से चली आ रही थी। युन जियान ने युन झू को आगे बढ़ने में मार्गदर्शन किया और किनारे के करीब रही। जब शानदार आतिशबाजी खत्म हो गई और युन जियान और छोटी युन झू परिवार के पास से गुजरने ही वाली थी, तभी बच्चों का एक समूह माचिस और लाइटर के साथ कुछ छोटे पटाखे लेकर बाहर भागा। देखो, कुछ बदमाश हमारे पास से गुजरे हैं, जल्दी करो, उन्हें उड़ा दो, एक नौजवान ने युन जियान और युन झू की ओर इशारा करते हुए कहा। छोटे बालों वाला एक लड़का तुरंत मुट्ठी भर पटाखे लेकर उठा, उन्हें तेजी से जलाया और युन जियान और युन झू की ओर फेंक दिए। जब घर के बड़ों ने इसे देखा तो वे भयभीत हो गए और उन शरारती बच्चों को रोकने के लिए बाहर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 0706 10:08 PM अध्याय 469। वह दुखी है और अधिकार जताने वाला है। उसकी किस्मत ही ऐसी थी कि उसे नाश्ता खरीदने के लिए बाहर निकली थी और तभी ऐसी घटना का सामना करना पड़ा। युन जियान की आंखों में चमक आ गई। जी, नन्हा युनझू घबरा गया। डर के मारे युन जियान की आस्तीनें कसकर पकड़ते हुए उसने अपनी छोटी सी काया को उसके सामने खड़ा कर दिया ताकि वह अपनी बहन को पटाखों से बचा सके। युनझू भले ही युवा था, लेकिन खतरे को भांप लेना किसी को भी भांप सकता था, विशेषकर उसे, जिसकी पिछली जिंदगी के अनुभवों के कारण इंद्रियां तीव्र थीं। मंडराते खतरे को भांपते ही युनझू की पहली प्रतिक्रिया युन जियान को नुकसान पहुंचाने से रोकना थी। शाओ झू, इधर आओ, युन जियान ने धीरे से पुकारा और युनझू को आसानी से पकड़ लिया। उसे एक तरफ खींचते हुए खुद भी एक तरफ हट गई। उसकी फुर्तीली चाल ने उन नौजवानों के माता पिता को चौंका दिया, जो दूर से चिंतापूर्वक स्थिति को देख रहे थे। युन जियान ने तेजी से घूमकर पटाखों से खुद को बचाया। उन बच्चों ने जलते हुए पटाखे उसकी तरफ फेंके थे, लेकिन युनझू के साथ मिलकर उसने बड़ी आसानी से उन छोटे छोटे पटाखों से दूरी बना ली। वाह, ये तो अद्भुत है। पटाखे जलाने और भाई बहन पर फेंकने वाला क्रूकट हेयर स्टाइल वाला लड़का आश्चर्य से मुंह खोले युन जियान को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने कोई चमत्कार देख लिया हो। हालांकि उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसके माता पिता ने उसके सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं तुम लोगों को कैसे सिखाऊं? मैंने तुम लोगों के लिए पटाखे खरीदे और तुम लोग सिर्फ शरारत ही करते हो। छोटे बालों वाले लड़के की मां ने उसे कुछ घूंसे मारे और उसके पास मौजूद सारे पटाखे छीन लिए। अब और नहीं खेलना, अभी जाओ और बड़ी बहन से माफी मांगो। मां ने पटाखे छीन लिए और बच्चों के समूह को माफी मांगने के लिए युन जियान के पास धकेल दिया। अपने माता पिता से डांट खाने के बाद उन नौजवानों के पास माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था, चाहे उन्हें ये पसंद हो या न हो। युन जियान ने उनकी तरफ एक नज़र डाली और युनझू को अपने साथ खींच लिया, बिना ये बताए कि उसने उनकी माफी स्वीकार की या नहीं। बच्चों की मां ने और कुछ नहीं कहा। जब भाई बहन झांग में हुआ के घर पहुंचे तो वहां बाहर एक छोटी चौकोर तय करने योग्य मेज लगी हुई थी। मेज के बाएं और दाएं ओर दो लोग बैठे थे, जबकि एक व्यक्ति उसके बगल में खड़ा था। वहां गे जुनजियान और सीई किनारे पर बैठे थे, जबकि यूनी उनके बगल में खड़ी थी। पता नहीं उनका मुकाबला खत्म हुआ था या नहीं, लेकिन गे जुनजियान इस समय सीई के साथ उत्साहपूर्वक चीनी शतरंज का खेल खेल रही थी। शायद तब तक उनकी नोकझोंक खत्म हो चुकी थी। जब युन जियान युनझू के साथ वहां गई तो उसने देखा कि गे जुनजियान सीई को खेलते हुए रोमांच और सम्मान के साथ देख रहा था। तुम वापस आ गए? सीई ने युनझू से पूछने के लिए मुड़ा, लेकिन उसकी निगाहें युन जियान पर टिक गईं। वह एक छोटी सी कुर्सी पर बैठा था, इसलिए वह केवल ऊपर की ओर ही देख पा रहा था। युन जियान ने सिर हिलाया। सीई के चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान फैल गई, जो उसके होठों पर एक अलग ही छाप छोड़ गई। सीई गेगे, अभी किसी ने मुझ पर और जिएजी पर पटाखे फेंके। युनझू ने मुंह बनाया और उसके चेहरे से उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। वह नाखुश था। सीई का ध्यान खेल से हटकर युनझू और युन जियान पर गया और जब उसने देखा कि वे सुरक्षित हैं, तभी उसे राहत मिली। ये दृश्य देख रहे गे जुनजियान मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अगर उसका अनुमान सही था तो सीई ने युन जियान को उससे अभ्यास करने से इसलिए रोका था क्योंकि उसे डर था कि लड़ाई के दौरान उसका युन जियान से शारीरिक संपर्क हो जाएगा। यह युवक बेहद कुशल और अधिकार जताने वाला था। 0706
10:08 PM अध्याय 470 कुछ चिप्स खाओ। धूर्त सीई नन्हा युनझू सीई गेगे को पसंद करता था क्योंकि सीई उसकी मदद करता था और उसे मिठाई या खिलौने भी खरीद कर देता था। बच्चे भोले भाले भरोसेमंद होते हैं और जो भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है वे उस पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए मुंह फुलाकर युनझू ने अभी अभी हुई सारी घटना बता दी। उसकी आवाज में उत्पीड़न का हल्का सा दर्द भी झलक रहा था। जब सीई ने सुना कि किसी ने युनझू और युनजियान पर जलते हुए पटाखे फेंके हैं तो शतरंज की बिसाते चला रही उसकी लंबी उंगलियां रुक गईं। हाथ वापस लाकर वह स्टूल से उठा और युनझू की ओर एक लंबा कदम बढ़ाया। उसकी निगाहें लड़के पर टिकी हुई थीं, उसकी आंखों में हल्के गुस्से की एक झलक दिखाई दी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद सीई ने पूछा, तुम पर किसने फेंका? सीई द्वारा अचानक खेल रोक दिए जाने पर चाय का कप उठाने वाले गे जुनजियान गर्म तरल पर फूंक मार रहे थे और सीई की बात सुनकर लगभग पानी थूक ही दिया था। जब उसने सीई के डराने वाले कौशल के बारे में सोचा और फिर उसे उसकी पत्नी के प्रति प्रेम से भरे उन्मादी चेहरे और उसके द्वारा अभी अभी बोले गए शब्दों के साथ जोड़ा तो गे जुनजियान को वातावरण सूक्ष्म सा लगा। किसी तरह सीई ने अभी जो कहा वह उसके पहले के शानदार कौशल से मेल नहीं खाता था। हमें कोई चोट नहीं आई है, ये तो बस कुछ बच्चों की शरारत है। युनजियान को लगा कि अगर उसने स्थिति नहीं समझाई तो सीई शायद युनझू को लेकर उन बदमाशों के घर में घुस जाएगी। सचमुच सीई बिल्कुल वैसा ही व्यक्ति था। वह युनजियान की तरह ही अपने लोगों के प्रति पक्षपाती और सुरक्षात्मक था। आज चंद्र नव वर्ष की पूर्व संध्या थी। परिवार खुशी खुशी एक साथ समय बिता रहे थे और रात भर जाग रहे थे। अगर सीई सचमुच बच्चों के घर पहुंच जाता तो वह किन्हीरो और अन्य लोगों को सतर्क कर सकता था, जिससे बाद में हंगामा हो सकता था। एक अच्छे साल के लिए एक अच्छी और सुखद शुरुआत जरूरी होती है। जैसा कि उम्मीद थी, युनजियान के जवाब पर सीई की धमकी भरी निगाहें फीकी पड़ गईं। युवक, चलो खेल जारी रखते हैं। युनजियान इतना काबिल है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ हाँ, गे जुनजियान ने सीई को इशारे से बुलाया। उसका लहजा चिढ़ाने वाला था। बड़ों के लिए सीई और युनजियान एक दूसरे के बिल्कुल बराबर थे। सच में दोनों अपनी क्षमताओं में समान रूप से भयानक थे। गे जुनजियान को लगा कि अब उसका बूढ़ा शरीर कमजोर पड़ गया है। सीई ने युनझू के बालों को सहलाया और युनजियान को घूरने के बाद मुस्कुराते हुए गे जुनजियान के सामने बैठ गई। दोनों ने चीनी शतरंज का खेल जारी रखा। चंद्र नव वर्ष की पूर्व संध्या की रात लंबी थी लेकिन अकेली नहीं थी। छोटी युनझू ने युनजियान को खींचकर सीई के बगल में बिठा दिया और उसे खेलते हुए देखने लगी, जबकि उसका छोटा हाथ लेस चिप्स के पैकेट में घुसा हुआ था और वह शोर मचाते हुए उन्हें चबा रही थी। युनझू ने युनजियान के सामने एक चिप्स बढ़ाते हुए कहा, जी एक खा लो। युनजियान ने इस पर सहजता से सिर हिलाया। छोटे युनझू ने भी अपने पसंदीदा आलू के चिप्स गे जुनजियान और युनई के साथ बांटे और फिर कुछ चिप्स सीई को दिए। सीई गेगे, ये लो, मैं शतरंज खेल रहा हूँ। शियाओ झू मुझे मोहरे खिला सकता है। सीई के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसका हाथ खाली था, लेकिन वह उसका इस्तेमाल मोहरे लाने के लिए नहीं कर रहा था। युनजियान उसके बगल में बैठी थी और युनझू, जो युनजियान के बगल में बैठा था, अपनी छोटी छोटी बाहों से मुश्किल से ही फोल्डेबल टेबल तक पहुंच पा रहा था। जी, सीई गेगे को खाना खिलाओ, नन्हे युनझू ने युनजियान से कहा क्योंकि वह सीई तक पहुंचने में असमर्थ था। उसकी छोटी भुजाएं केवल युनजियान तक ही पहुंच पाती थीं। कोशिश करने पर भी वह सीई को छू नहीं पाता था। सामने बैठे गे जुनजियान और बगल में खड़े युनई दोनों ही अवाक रह गए। युनजियान के होंठों का कोना फड़क उठा। हालात से बेखबर युनझू ने अपनी फैली हुई बांह से इशारा किया। जी, जल्दी आओ, चिप्स पकड़े पकड़े मेरा हाथ दुख रहा है। युनझू की शिकायत सुनकर युनजियान ने चिप उठाए और तुरंत उसे सीई को खिला दिया। सीई ने तिरछी निगाहों से युनजियान को देखा और चिप खाते समय उसके होंठ गलती से युनजियान के हाथ से छू गए। पता नहीं उसने जानबूझकर ऐसा किया था या नहीं। युनजियान की उंगली में झुनझुनी सी हुई और उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। 0706 10:08 PM अध्याय 471 खरीदा गया। रात के लिए काम चलाओ। गे जुनजियान और उसके बड़े भाई युनई के सामने उसकी इतनी धृष्टता करने की हिम्मत कैसे हुई? युनजियान के दिल में गर्माहट की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा गुस्सा भी उमड़ आया। सीई ने उसकी प्रतिक्रिया पर केवल मुस्कुरा दिया। उसके सुंदर चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। किनारे पर खड़े युनई ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये तो उसका जीजा था जिसकी उसने स्वयं परीक्षा ली थी।
अगर यून जियान को पता होता कि यून ये क्या सोच रही है तो वह निश्चित रूप से शिकायत करती। अच्छा है, सीई ने अचानक कहा। उनके बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक और शरारती मुस्कान और भौहें उठी हुई थी और उन्होंने आगे कहा, मुझे और चाहिए। यून जियान अवाक रह गई। उसे यह एहसास कैसे नहीं हुआ कि उसे आलू के चिप्स इतने पसंद हैं। युनझू ने अपने सामने रखे नाश्ते के बैग को पहले ही थोड़ा आगे खिसका दिया था। लो, जी, सीई गेगे कहते हैं कि उन्हें और चाहिए। चुपचाप, युनजियान ने बैग से कुछ चिप्स निकाले और उन्हें सीई को खिला दिया। ये जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि इस पैकेट में से सबसे ज्यादा चिप्स सीई ने खाए। जब चिप्स के कुछ टुकड़े ही बचे तो युनझू ने लेस के पैकेट को अपने पास कसकर पकड़ लिया और सीई को और चिप्स देने से हिचकिचाते हुए कहा, सीई गेगे, तुम तो बहुत बुरे हो। तुमने सबसे ज्यादा खा लिए। जीजी ने ये मेरे लिए खरीदे थे, अब तुम और नहीं खा सकते। नन्हा युनझू दिखावटी अंदाज में मुंह फुलाए हुए अपने आलू के चिप्स को पकड़े हुए था। ये काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बदले में 100 थैले लाकर दूंगा। चीनी शतरंज के खेल में सीई ने अपनी बारी ली और गे जुनजियान के अगले कदम पर विचार करने का इंतजार करते हुए अपने सुगठित हाथ से युनझू के सिर पर हल्का सा झटका दिया। युनझू की आंखें चमक उठी और उसने उत्साह से पूछा, सच में? सीई गेगे बाद में शियाओ झू के लिए इसे खरीदेंगे। यह मैच खत्म होने के बाद हम जाएंगे। सीई ने नीचे देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। वाह, जी, ये सब तुम सीई गेगे को खिला दो, मैं बाद में और खरीद लाऊंगा। सामान लाकर युनझू ने चिप्स का पैकेट युनजियान की ओर बढ़ाया और उत्साह से ताली बजाई। बैग में बचे हुए चिप्स को देखकर युनजियान का मन किया कि वह माथे पर हाथ रखकर आह भर ले। कुछ समय बाद चीनी शतरंज का दौर समाप्त हो गया। सीई ने जी जुनजियान को मात दी और गेम जीत लिया। युवक, मैं अब भी बड़ा हूँ, तुम्हें थोड़ा झुकना चाहिए, गे जुनजियान ने निराशा में कराहते हुए कहा। शानदार खेल। सीई खड़ा हो गया। रात की हवा से उसके छोटे बाल लहरा रहे थे और वह मुस्कुरा रहा था। उसकी हंसी से लग रहा था मानो वह मुक्का खाने को उकसा रहा हो। बस बहुत हो गया, गे जुनजियान ने अपनी बाहें फैलाते हुए चिल्लाया। यही सोचते हुए सीई मुस्कुराया और युनझू को खींचकर सामान की दुकान की ओर ले गया। जब वे जाने लगे तो युनझू का हाथ अभी भी युनजियान को पकड़े हुए था, इसलिए युनझू के माध्यम से सीई युनजियान को दुकान तक खींच ले गया। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी सोचने समझने की क्षमता अब पहले जैसी नहीं रही, गे जुनजियान ने हंसते हुए कहा और खड़ा हो गया। युनई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जबकि किनयिरो कमरे तैयार करके ठीक समय पर नीचे आ गई। माँ, मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। किनयिरो के नीचे वापस आने के बाद युनई ने अपने कमरे में जाने की अनुमति मांगी क्योंकि अब उनके सम्मानित अतिथि गे जुनजियान के साथ कोई होगा। हाँ, जरूर, किनयिरो ने सिर हिलाकर जवाब दिया। परिणाम स्वरूप नीचे केवल गे जुनजियान और किनयिरो ही बचे थे। अधिकारी गे, बिस्तर तैयार है। हम सब गांव वाले हैं और आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं हैं। कृपया आज रात के लिए इसी से काम चला लीजिए। किनयिरो ने अपने गीले हाथों को अपने पहने हुए एप्रन पर रगड़ा और झिझकते हुए गे जुनजियान से कहा। 0706 10:08 PM अध्याय 472 जी जुनजियान का अतीत। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ, गे जुनजियान सहज भाव से जोर से हंस पड़ा। किनयिरो को यह न लगे कि वह सिर्फ औपचारिक शिष्टाचार निभा रहा है, इसलिए गे जुनजियान ने आह भरकर कहा, आपको मुझे इतना अमीर और रईस समझने की जरूरत नहीं है। हम जैसे स्पेशल फोर्स के लोग तो हर जगह सोए हैं। जब हमें जंगल में तैनात किया गया था तब वहाँ कोई बिस्तर नहीं था। आसमान ही हमारा कमरा था और जमीन ही हमारा बिस्तर। मुझे इसकी आदत हो गई है। गे जुनजियान किनयिरो से सहानुभूति नहीं मांग रहा था, वह बस ये बताना चाह रहा था कि वह बिगड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है और यहाँ की जीवन परिस्थितियाँ खराब होने के कारण शिकायत नहीं करेगा। अधिकारी गे, आप तो कहानियों के धनी हैं। किनयिरो मुस्कुराई, उनका चेहरा अब पहले की तरह सख्त नहीं था। गे जुनजियान की मित्रता का प्रभाव उस पर भी पड़ा, जिससे किनयिरो पर से दबाव कम हो गया। हाँ, ये सच है, हमारी उम्र के लोग कहानियों से भरे होते हैं। गे जुनजियान की मुस्कान फीकी पड़ गई, मानो वह अपने किसी दुखद अतीत को याद कर रहा हो। हाँ, किनयिरो ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा। हालांकि वे घर के सामने वाले आंगन में खड़ी थी, फिर भी बाहर की ठंडी हवा से कपकपी छूट रही थी। अधिकारी गे, चलिए अंदर चलते हैं, हवा बहुत तेज चल रही है। अरे, मैं तो ये भूल ही गई थी कि आप लोगों की मेजबानी करते हुए और आप सबको आंगन में शतरंज खिलाते हुए ठंड में ठिठकते हुए, कितनी ठंड है। चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं।
किन येरो ने तुरंत कहा, जब उसे याद आया कि गे जुनजियान और सीई चीनी शतरंज के एक दौर के लिए स्टूल और तय करने वाली मेज बाहर ले गए थे। बाहर उतनी ठंड नहीं थी और झांग में हुआ के घर के बाहर रोशनी थी। अभी शतरंज खेलते समय गे जुनजियान ये भूल ही गया था कि वे बाहर सर्द हवा में हैं। अब जब किन येरो ने उसे याद दिलाया तो उसे तुरंत ठंड महसूस हुई और उसने सिर हिलाया। हाँ हाँ चलो, हाँ, अभी का खेल बहुत दिलचस्प था। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि ठंड में मेरा शरीर सुन्न हो जाता है। मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ, जब गे जुनजियान बोल रहे थे तभी उन्होंने किन येरो को मेज और कुर्सियां घर के अंदर लाने में मदद की। वे एक गुणी व्यक्ति थे। जब किन येरो सफाई कर रही थी और भारी सामान घर के अंदर ले जाने वाली थी तो उन्होंने तुरंत उन्हें उनके लिए हटा दिया। इससे किन येरो को गे जुनजियान के व्यक्तित्व के बारे में अच्छा महसूस हुआ। रात के अभी शुरुआती दिन थे। युनजियान और सीई युनझू को वापस दुकान पर ले आए थे, जबकि झांग में हुआ सफाई करने के बाद शिनजियांग टाउन के सामुदायिक हॉल में वर्ग नृत्य करने चली गई थी। इस दौरान स्क्वायर डांस का चलन बढ़ रहा था और ये लोकप्रियता हासिल कर रहा था। किन लाइक्यान और उनका परिवार पहले से ही बिस्तर पर आराम से लेटे हुए थे। वे चंद्र नव वर्ष के दौरान देर तक जागने वालों में से नहीं थे, क्योंकि देर से सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। स्वास्थ्य के प्रति इतने सजग होने के बावजूद वे काफी देर पहले ही सो गए थे। चूंकि सीई, युनजियान और युनझू आसपास नहीं थे और युनई अपने कमरे में चले गए थे, इसलिए आसपास कोई नहीं था और करने के लिए कुछ भी नहीं था। किन येरो ने अपने लिए एक कुर्सी ली और घर में गे जुनजियान के साथ बातचीत की। उन्होंने जीवन और अपने बीते अनुभवों के बारे में बात की। किन येरो और गे जुनजियान दोनों ही ऐसे लोग थे जो अपने जीवन का आधा हिस्सा जी चुके थे, इसलिए उनके पास साझा करने के लिए निश्चित रूप से बहुत अनुभव था। जैसे जैसे सवाल उठते गए, पता चला कि गे जुनजियान का तलाक हो चुका था। सेना में भर्ती होने के कारण वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर पर मुश्किल से ही समय बिता पाता था। उसकी पत्नी यह सहन नहीं कर पाए और उसने किसी दूसरे आदमी से संबंध बना लिया। अब उनके पास सिर्फ उनका बेटा ही बचा था, लेकिन उनका बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा था और चंद्र नव वर्ष के दौरान भी वापस नहीं आया। यहाँ तक कि चंद्र नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जब परिवार आपस में मिलते हैं, तब भी गे जुनजियान को घर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वह वापस लौटता तो भी उस विशाल खाली हवेली में वही अकेला होता। ऐसे घर में वापस जाने के बजाय वह सेना में ही रहना पसंद करता। 0706 10:09 PM अध्याय 473 नौजवानों से दोबारा मुलाकात। गे जुनजियान की कहानी सुनकर किन येरो को उनके शब्दों से दुख का एहसास हुआ। उस समय अधिकारी गे आपकी पत्नी से बहुत प्यार करते होंगे? किन येरो ने पूछा। वह 40 वर्ष की आयु की थी और उसके 2 बच्चे थे, लेकिन फिर भी उसे गे जुनजियान की परिस्थितियों में दिलचस्पी थी। ऐसा लग रहा था मानो इतने सालों तक किसी के साथ अपने मन की बात कहने का मौका न मिलने के बावजूद किन येरो से मिलने के बाद गे जुनजियान को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक स्थान मिल गया हो। उसने सिर हिलाया और फिर सहमति में कहा, तब मुझे वो खूबसूरत लगती थी। पता नहीं मैंने उससे प्यार किया था या नहीं। वैसे भी जब मेरे माता पिता जीवित थे तब हमारी शादी तय हुई थी। उसके बाद उसने अचानक तलाक मांगा और मैंने तुरंत हाँ कर दी। मेरे मन में उसके लिए भावनाएं तो थी ही, आखिर हम इतने सालों से साथ थे। किन येरो गे जुनजियान की बात समझ गई। उनकी शादी संभवतः पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक स्थिति के हिसाब से अनुकूल थी। उच्च वर्ग ऐसी शादियों को प्राथमिकता देता था जिनसे दोनों परिवारों के लाभ और धन सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। गे जुनजियान का व्यवहार ऐसा था मानो वह किसी धनी परिवार से हो। मैं वास्तव में काफी हद तक तुम्हारे जैसी ही हूँ, किन येरो ने सिर हिलाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। 2 दिल जिन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में प्यार खो दिया था और पथरीले रास्ते पर धड़कते रहे, 2 समानांतर रेखाओं पर चलते रहे, इस लंबी रात के दौरान धीरे धीरे एक दूसरे को काटते हुए मिल गए। बस इतना ही था कि अभी तक किसी ने इसे महसूस नहीं किया था। ... उस समय की बात याद आती है जब सीई, युनझू और संयोगवश युनजियान को खींचकर सामान की दुकान की ओर ले गया था। भौंक 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 भौंक। चंद्र नव वर्ष की पूर्व संध्या पर रात के बाद का समय सबसे शांत था, जो रात 8:30 बजे से 12 बजे के बीच का था। बीच बीच में आतिशबाजी और पटाखे आसमान में छोड़े गए, लेकिन उनकी आवाज और चटकने की आवाज शांत होते ही सन्नाटा छा गया। तीनों को कुत्तों के भौंकने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जी सीई गेगे, जल्दी चलो, मुझे डर लग रहा है, यहाँ कुत्ते हैं। नन्हा युनझू,
युन जियान और सीई को अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने छोटे छोटे पैरों से तेजी से भागा। उसका शरीर एक नन्हे वीर की तरह आगे की ओर झुका हुआ था। डरो मत शियाओ झू, जीएजी और सीई गेगे तुम्हारे साथ हैं। उसके दिलासा भरे शब्दों के बावजूद युन जियान लड़के द्वारा आगे की ओर खींचे जाने के लिए तैयार हो गई। जब वे अभी बाहर आए थे तो उन्हें कोई भौंकने की आवाज नहीं सुनाई दी थी, लेकिन इस बार ये लगातार हो रही थी। आगे बढ़ते हुए अपने लंबे पैरों को फैलाते हुए सीई का एक कदम ही युनझू और युन जियान के लिए थोड़ा दौड़कर उसके बराबर आने के लिए काफी था। मुस्कुराते हुए सीई अपनी आंखों के कोने से थोड़ा बाईं और झुकी हुई दृष्टि से चांदनी में युन जियान का नाजुक सुंदर चेहरा देख सकता था। जब वे पहले वाले नौजवानों के घर के पास से गुजरे तो युनझू और भी तेज दौड़ने लगा। सीई की आंखों में एक चमक कौंध गई। अंततः युनझू उन दोनों को गोद में लेकर दौड़ती हुई दुकान पर पहुंची। दुकान में इस समय काफी ग्राहक मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि वे पटाखे खरीदने आए हैं। युन जियान को युनझू ने खींचते हुए सीई के पीछे पीछे दुकान में प्रवेश किया। हे तुम लोग हो, एक बच्चे की खिलखिलाहट सुनाई दी और जब युन जियान ने मुड़कर देखा तो युनझू की उम्र का एक लड़का एक वयस्क के बगल में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। वह वयस्क व्यक्ति संभवतः अन्य लोगों की तरह पटाखे खरीदने के लिए दुकान में आया था, जबकि लड़के के पीछे बच्चों का एक समूह था जो संभवतः उसके दोस्त थे। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि वही क्रू कट हेयर स्टाइल वाला लड़का था जिसने उस पर और युनझू पर जलते हुए पटाखे फेंके थे। युन जियान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जिन ये वही लोग हैं, इन्हीं की वजह से मेरी माँ ने मुझे डांटा। उन शरारती बच्चों में से एक ने भाई बहनों की ओर इशारा करते हुए छोटे बालों वाले लड़के से कहा। 0706 10:09 PM अध्याय 474 एक बिडियल बच्चे को बलि का बकरा बनाना। छोटे बालों वाले लड़के का नाम वेई जिन था, जो उन सब में सबसे शरारती था। युन जियान और युनझू जिस घर के पास से गुजरे थे वह वेई जिन का ही घर था। दोस्तों के उकसाने पर वेई जिन ने पटाखे उठाकर उन पर फेंक दिए। ये साफ दिख रहा था कि वह दिमाग से काम नहीं ले रहा था। उसके बगल में बैठे एक बच्चे के इशारे पर वेई जिन तुरंत भड़क उठा। उसकी माँ ने भी उसे डांटा और यह सब उसके सामने बैठे। इन दो लोगों की वजह से हुआ। ये हमारा इलाका है, तुम अंदर नहीं आ सकते। युन जियान और युनझू ने एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन वेई जिन ने पहले ही अपनी बाहों को कमर पर टिका लिया था और अपने साथियों को हाथ मिलाने और एक दीवार बनाने का इशारा किया था ताकि कोई भी अंदर न आ सके। बच्चे अपनी सोच में भोले थे। जब वेई जिन और उसके दोस्तों ने ऐसा किया तो उनके आसपास के वयस्कों ने इसे देखकर भी कोई परवाह नहीं की। बेवकूफ, युनझू ने युन जियान और सीई की पकड़ से अपने हाथ छुड़ाए और अपनी पलकें झपकाते हुए वेई जिन और उसके साथियों पर जीभ निकालकर मुंह बनाया। क्या उसने हमें बेवकूफ कहा? तुम बेवकूफ हो, तुम ही बेवकूफ हो। युनझू की बात सुनते ही वेई जिन अपने छोटे से शरीर को हिलाकर उसके पास आ गया। जिन जाओ और उसे पीट दो, उन्हें भगा दो। वेई जिन के पीछे खड़े लड़के शरारती बच्चों की तरह जयकारे लगा रहे थे। इस घटना ने वेई जिन के गुस्से को और भड़का दिया। बड़ों का ध्यान न होने पर वह दौड़कर युनझू के पास गया और उसे धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया। बच्चों की लड़ाई बस इतनी सी होती थी कि तुम मुझे धक्का दो और मैं तुम्हें। इतनी कम उम्र में आम बच्चे एक दूसरे को धक्का देने के अलावा कोई और उन्नत दांव पेच नहीं जानते थे। जब वेई जिन युनझू के पास आया और उसे जोर से धक्का देने के लिए तैयार था, तभी सीई के बड़े हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम छोड़ दो, ये हम दोनों पुरुषों के बीच की बात है। वेई जिन ने सीई की ओर देखा, मानो वह उसे एक छोटे वयस्क की तरह धमका रहा हो। क्या तुम उसे तंग करने वाले हो? सीई ने चावल के गोले की तरह गोल मटोल वेई जिन की ओर देखा। उसकी गहरी आवाज में असंतोष झलक रहा था। उसकी वजह से मेरी माँ ने मुझे डांटा, इसलिए उसे ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वेई जिन ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, सीई ने अचानक वेई जिन का मोटा हाथ छोड़ दिया और उपहास करते हुए कहा। ऐसा करते समय उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वेई जिन अभी बच्चा ही था। जब सीई ने अचानक अपनी पकड़ ढीली की तो वह लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा और पीठ के बल जमीन पर जा गिरा। गिरने पर उसके हाथों और नितंबों में जरा भी चोट नहीं आई, लेकिन वह जमीन पर बैठा रहा और रोने लगा। दादी, अरे किसी ने मुझे तंग किया। उस तीखी चीख ने आखिरकार पटाखे खरीद रहे वयस्कों का ध्यान आकर्षित किया। लड़के की आवाज सुनकर फूलों के प्रिंट वाली पोशाक पहने 50 साल की एक बूढ़ी औरत दुकान से बड़े सलीके से भागती हुई आए और चिल्लाए, ओह मेरे प्यारे बच्चे, क्या हुआ?
वह पलक झपकते ही वेई जिन के पास आए और उसे बड़ी सावधानी से ऐसे उठाया जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो। मेरे प्यारे पोते, क्या हुआ? किसने तुम्हें तंग किया? दादी उन्हें सबक सिखाएंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। ये बुढ़िया वेई जिन की दादी मुंह लाना हुआ थी। जब उसने अपने प्यारे पोते को गिरते हुए देखा तो उसका दिल मानो गले से बाहर निकल आया। ये वही है, ये वही है। दादी, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मेरे नितंबों में भी दर्द हो रहा है। वेई जिन खुद उठ खड़ा हुआ और युन जियान, सी और युन झू की ओर इशारा करते हुए ऐसे चिल्लाया जैसे उसे बहुत चोट लगी हो। 0706 10:09 PM अध्याय 475 उसके पैरों पर कदम रखना। इसे फिर से कहो। वेई जिन के जोर जोर से रोने और विलाप करने से मुंह लाने हुआ का दिल दुख उठा। उसने जल्दी से अपने प्यारे पोते को ऊपर उठाया और सिर से पैर तक उसकी जांच करते हुए बुदबुदाई, ओह मेरे नन्हे पोते, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है बेटा? दादी इस पर फूंक मारेंगी, उसके बाद दर्द नहीं होगा। चिंतित मुंह लाना हुआ ने वेई जिन को बार बार यह सुनिश्चित करने के लिए देखा कि वो पूरी तरह से ठीक है। फिर उसने शत्रुतापूर्ण ढंग से मुड़कर युनजियान और उसके साथियों को घूर कर देखा। यही उनके परिवार का इकलौता वारिस था। इस पीढ़ी में उनका एकमात्र वारिस यही पोता था। हालांकि उनकी पोतियां भी थीं, लेकिन पोतियों की कोई भी संख्या उनके पोते के बराबर मूल्यवान नहीं थी। मुंह लाना हुआ ने वेई जिन को बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार दिया, उसे हद से ज्यादा बिगाड़ दिया और उसे खरोंच या चोट लगने की भी चिंता करती रही। फिर भी उसके प्यारे पोते को धक्का दिया गया। इससे वह क्रोधित हो गई। झुर्रीदार और मुरझाई हुई उंगली से सीई की ओर इशारा करते हुए उसने चीखकर कहा, क्या तुमने अभी मेरे पोते को धक्का दिया? वेई जिन, जो अपनी दादी के पीछे छिपा हुआ था, ने अपनी दादी को अपने पक्ष में खड़ा होते देख युन झू पर जीभ निकालकर और शरीर को हिलाकर उसे चिढ़ाया। ये स्पष्ट था कि दादी के अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण वह और भी ज्यादा ढीठ हो गया था। युन झू युवा था, लेकिन वह वेई जिन के इशारे को समझ गया। उसके भीतर क्रोध और हताशा उमड़ रही थी। तुम बहुत बुरे हो। युन झू ने उसे घूरकर देखा और जब वह 2 कदम आगे बढ़ा तो युन जियान ने उसे पीछे खींच लिया। मैंने उसे धक्का नहीं दिया। सीई के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसके होठों का एक कोना व्यंग्यपूर्ण मुस्कान में बदल गया। उसने वास्तव में वेई जिन को धक्का नहीं दिया था। उसने अभी अभी वेई जिन की कलाई पकड़ी थी, क्योंकि वेई जिन युन झू को धक्का देने वाला था। जब उसने अपनी पकड़ छोड़ी तो ये सच था कि उसने वेई जिन के संतुलन को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन उसने लड़के पर कोई हमला नहीं किया। वेई जिन पूरी तरह से मांसल शरीर था। उसका छोटा सा ठूंठनुमा शरीर अपने आप ही फर्श पर गिर पड़ा। इसके अलावा अगर सीई ने उसे धक्का दिया भी तो क्या हुआ? ये तो उसकी दयालुता ही थी कि उसने युन झू को उसकी आंखों के सामने परेशान करने के लिए वेई जिन को नहीं मारा। अगर युन जियान का परिवार यहाँ बसा हुआ नहीं होता और उसके इस कृत्य के परिणाम उसे बाधा पहुंचा रहे होते, तो सीई बिना ज्यादा बात किए वेई जिन को वहीं मार डालता। बच्चे तो मासूम थे, लेकिन सीई कभी भी कोई फरिश्ता नहीं था, जबकि वह उन समूह का नेता बन सकता था। हालांकि युन जियान के लिए अब खुद को संभालना संभव था। तुमने उसे धक्का नहीं दिया। अगर तुमने धक्का नहीं दिया तो मेरा प्यारा पोता जमीन पर क्यों पड़ा है? नौजवान, तुम देखने में तो बहुत आकर्षक लगते हो, लेकिन इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हो? छी, मेरा पोता तो बस एक बच्चा है। क्या यह उचित है जब तुम यह मानने को तैयार ही नहीं कि तुमने उसे धक्का दिया है? मुंह लाना हुआ गुस्से में बोली। उनके आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हाँ, क्या बच्चा खुद गिर सकता है? ये युवक वाकई कुछ अलग ही है। किसी को धक्का देने के बाद भी इनकार कर रहा है। ये बात कस्बे की एक जिज्ञासु महिला से आई थी। उसे गपशप करना और हर छोटी बड़ी बात पर चर्चा करना बहुत पसंद था, लेकिन उसने ये भी नहीं देखा कि क्या सीई ने वेई जिन को जमीन पर धक्का दिया था। सीई गेगे, ये सब बुरे हैं। युन झू ने डरते हुए सीई के कपड़ों का कोना खींचा, लेकिन खुद को युन जियान में समेट लिया। सीई की निगाहें तेज और भेदक हो गईं। उनके खूबसूरत चेहरे पर एक भौं तन गई और वह चुप रहे। कुछ देर तक सीई को फटकार लगाने के बाद मुंह लाना हुआ गुस्से से आग बबूला हो रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र युन जियान पर पड़ी जो उस युवक के बगल में खड़ी थी। उसे लगा कि जब युन जियान ताज़ा और सुंदर दिखती है तो उसे मनाना आसान होता है, इसलिए उसने उससे बात करने का फैसला किया। युवती, क्या तुम इस युवक की प्रेमिका हो? मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा, जितना दूर हो सके उतना अच्छा। वह, फिर से कहो। सीई ने मुंह लाना हुआ की बात काटते हुए कहा।
उसकी तीखी निगाहों ने मुंह लानहुआ को कपकपा दिया। 0706 10:09 PM अध्याय 476 उन्हें उसे बेचने की कोई आवश्यकता नहीं, 10 गुना कीमत का मामला। सीई ने युन जियान पर से अपनी तिरछी नजर हटाकर सीधे मुंह लानहुआ की ओर देखा। उसकी आंखों में हत्या का तीव्र इरादा झलक रहा था। तुमने अभी क्या कहा? फिर से कहो। उसने अपने शब्द दोहराए, लेकिन उसकी आवाज में खौफ था। ऐसा लग रहा था मानो अगर मुंह लानहुआ ने अभी कही हुई बात को दोहराने की हिम्मत की तो वह उसे जान से मार देगा। मुंह लानहुआ सीई के अचानक बदले हुए व्यवहार को देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी रूखी सूखी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बहस देखने के लिए जमा हुए लोग भी भय से कांप उठे। क्यों क्यों क्यों? मुझे ये क्यों कहना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि आपने मुझसे ऐसा करने को कहा। सीई के लहजे से मुंह लानहुआ इतनी भयभीत हो गई कि वह हकलाने लगी। फिर भी वह इस दुनिया में काफी समय जी चुकी थी। मुंह लानहुआ जैसे लोग बिना वास्तविक पीड़ा के कभी भयभीत नहीं होते। मुंह लानहुआ को इतना डरा हुआ देखकर सीई के मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई। इस बुढ़िया की हिम्मत कैसे हुई उसे उससे दूर करने की? सीई ऐसा कभी होने नहीं देगा। जिस पर उसने अपना दिल लगा रखा था वह उसकी ही रहेगी, चाहे वह मर भी जाए कोई उसे उससे छीन नहीं सकता। अपना हाथ बढ़ाते हुए उसकी लंबी उंगलियां उसकी कमर पर मौजूद बेल्ट तक गईं। वहां एक पिस्तौल छिपी हुई थी। चूंकि इस बुढ़िया ने हद पार कर दी थी, इसलिए उसे इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए। किसी को मारना भले ही कष्टदायक था, लेकिन अनहोनों के लिए किसी व्यक्ति को इस दुनिया से पूरी तरह मिटा देना महज एक शब्द का मामला था। इसके अलावा सीई को भला कब से किसी ने रोका था? जैसे ही सीई अपनी कमर से बंदूक निकालने ही वाला था, कोमल हाथों की एक जोड़ी ने उसे थाम लिया। हाथों के मालिक को तिरछी निगाहों से देखते हुए युन जियान अपना सुंदर चेहरा हिला रही थी। उसका मतलब था, किसी को मत मारो। युन जियान के हाव भाव के साथ साथ उसके हाथों द्वारा सीई का हाथ थामने से सीई का गुस्सा पल भर में शांत हो गया और उसने अपना हाथ छोड़ दिया। युन जियान ने सीई को इसलिए नहीं रोका था क्योंकि वह उसे किसी को मारते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में जितने लोगों को मारा था उनकी संख्या खून से लथपथ हो सकती थी। वे वही लोग थे, बल्कि इसलिए कि वह युनझू को उस दर्दनाक दृश्य को फिर से याद नहीं दिलाना चाहती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह चंद्र नववर्ष की पूर्व संध्या थी। किन्यरों के अनुसार नववर्ष का स्वागत शांति और सौहार्द के साथ किया जाना चाहिए ताकि आने वाले वर्ष में सभी सुरक्षित और सुखी रहें। मुंह लानहुआ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह मौत से बाल बाल बची है, लेकिन वह पहले से ही सीई से डर गई थी। सीई की आभा उसे भयभीत कर रही थी। अरे बाप रे, बदकिस्मती! मुंह लानहुआ ने सीई को घूर कर देखा और युन जियान और युनझू पर भी नजर डाली। उन्हें डांटते हुए वे जिनको दुकान की ओर खींच ले गई। जाते समय भी वह बुदबुदा रही थी, जिन जिन चलो चलें। दादी तुम्हें खूब लाड प्यार करेगी। दादी तुम्हारे लिए ढेर सारे स्वादिष्ट नाश्ते खरीदेगी। जब वह बोल रही थी तो उसकी बातों में घमंड झलक रहा था। वे जिन अपने माता पिता से अलग रहता था। मुंह लानहुआ उसे बहुत लाड प्यार करती थी और उसकी बहुत देखभाल करती थी। लड़के के माता पिता उनसे दूर काम करते थे और केवल चंद्र नव वर्ष के दौरान ही लौटते थे। निर्माण स्थलों पर काम करने के कारण उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती थी। इसलिए मुंह लानहुआ ने वे जिनकी किसी भी इच्छा को कभी मना नहीं किया था। 1998 के एक कस्बे के परिवेश में मुंह लानहुआ का परिवार काफी धनी था। इसलिए जब वह बोलती थी तो उसका लहजा घमंडी होता था। इसके विपरीत शिनजियांग शहर की इस यात्रा पर सीई ने सादे कपड़े पहने थे। उसके कपड़े सड़क विक्रेताओं से लिए गए थे, लेकिन किसी कारणवश वह युन जियान से मेल खा रहा था। इससे मुंह लानहुआ को लगा कि सीई शुरू से ही गरीब था, इसीलिए उसका रवैया इतना दबंग था। महोदय, मेरे पोते को चिप्स के 5 पैकेट दे दीजिए। 10 लॉलीपॉप। ओह हाँ, और ओइशी के 10 पैकेट भी। मानो इस बात से चिंतित हो कि दूसरों को उसकी अमीरी का पता न चले, मुंह लानहुआ ने दुकान में घुसते ही जोर जोर से चिल्लाकर कहा। जरूर, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सीई और युन जियान युनझू के साथ दुकान में प्रवेश कर रहे थे। तभी मुंह लानहुआ ने उन्हें ताना मारते हुए देखा, मानो पूछ रही हो, क्या तुम लोग इसे खरीद सकते हो? उसे ये सब बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस दुकान का सारा सामान 10 गुना कीमत पर खरीद लूंगा। सीई ने अपना हाथ अपनी पैंट की जेब में डाला और एक बैंक कार्ड निकालकर काउंटर पर फेंक दिया। 0706 10:09 PM अध्याय 477 दुष्ट सीई। अब आप जा सकते हैं। 10 बार वह दुकान का सारा सामान खरीदना चाहता था।
जब वहां मौजूद लोगों ने सीई को बैंक कार्ड को रजिस्टर पर फेंकते और अपने किए की घोषणा करते हुए देखा तो वे अचंभित रह गए। ये दुकान कई सालों से चल रही थी और हर तरह का सामान बेचती थी, लेकिन वहां से सब कुछ खरीदने के लिए कम से कम 10,000 युआन लगते और सीई कह रहा था कि वह उन्हें 10 गुना कीमत पर खरीदेगा, यानी लाखों युआन। आज के दौर में इतनी रकम से काफी बड़े पैमाने पर सुपरमार्केट शुरू किया जा सकता है। मतलब ये था कि क्या वह इतना अमीर था? सीई के पहनावे से उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन शायद उसकी मजबूत और प्रभावशाली आभा ही ऐसी थी जिससे लगता था कि वह जन्म से ही राजा है। वहां मौजूद हर किसी को विश्वास था कि वह वास्तव में इतना पैसा कमा सकता है। इसके अलावा सीई द्वारा उछाला गया कार्ड असली था। ओह, यह बूढ़ा दुकानदार हैरान रह गया। वह कैश रजिस्टर के ठीक पीछे खड़ा था। उसने सीई को कार्ड उछालते और जो कुछ उसने कहा वह सब देखा और अब वह इस बात को लेकर असमंजस में था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। मुंह लानहुआ और वेई जिन वहीं चुपचाप खड़े रहे। मुंह लानहुआ हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखों में घोर अविश्वास झलक रहा था और वह सीई को ऐसे घूर रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या कार्ड में सचमुच इतनी रकम थी? जो व्यक्ति अपने साथ हर जगह लाखों युआन से भरा बैंक कार्ड लेकर घूमता था वह किसी भी हालत में साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता था, लेकिन उसने सस्ते कपड़े पहने थे। मुंह लानहुआ को ये बात समझ नहीं आ रही थी। इतना अमीर होने के बावजूद सीई ने इतने साधारण कपड़े क्यों पहने थे? उस युवक की गहरी आवाज फिर से गूंजी। ओह हाँ, इस कार्ड में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर हैं। कार्ड ले लो, पासवर्ड 68 है। आप इसे सत्यापन के लिए बैंक ले जा सकते हैं, फिर दुकान में रखा सामान मुझे दे देना। सीई ने अचानक याद आने का नाटक करते हुए अपने छोटे बालों में उंगलियां फेरते हुए दुकानदार से लापरवाही से कहा। 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये कबूलनामा सुनकर वहां मौजूद सभी लोग लगभग बेहोश हो गए। कार्ड में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर थे। अगर इसे चीनी युआन में बदला जाए तो ये 30 मिलियन चीनी युआन होगा। 30 मिलियन। करोड़पति आमतौर पर उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास संबंधित मुद्रा में लाखों की संपत्ति होती है, और 1998 में किसी ऐसे व्यक्ति को करोड़पति कहना दुर्लभ और बहुत कम लोगों की बात थी। फिर सीई आया और उसने 30 मिलियन युआन वाला कार्ड दिखाया। ये किस तरह का भयावह दृश्य था? तुम मुंह लानहुआ बेवकूफ नहीं थी। वह समझ गई थी कि ऐसा करके सीई उसे सबके सामने जोरदार थप्पड़ मार रही है। दरअसल जब सीई ने कहा कि वह दुकान में हर चीज 10 गुना कीमत पर खरीद रहा है तो उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। उसने सीई से इसलिए बदतमीजी से बात की थी क्योंकि उसने अंदाजा लगाया था कि वह एक गरीब का बच्चा है, क्योंकि उसने सादे कपड़े पहने थे। अब उस युवक ने जो किया था उसे देखते हुए कोई भी इस पर विश्वास करने से इनकार नहीं करेगा, भले ही वह दावा करे कि वह देश Z में रहने वाले किसी अमीर आदमी का बेटा है। मैं ठीक हूँ, ये दुकान अब मेरी है। मेरा तुम्हें कुछ भी बेचने का इरादा नहीं है, तुम अब जा सकते हो। सीई ने मुंह लानहुआ पर तिरछी नजर डाली। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा, अपने पोते को भी साथ ले जाना मत भूलना। सच कहें तो 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर वाला कार्ड सीई के पास सबसे कम नकदी वाला कार्ड था। उसके लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी। आखिर अनहोन के अधीन काम करने वाले गुप्त एजेंट और हत्यारे 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम के मिशन कभी स्वीकार नहीं करते थे। जहां तक कुलीन गुप्त एजेंटों और हत्यारों की बात है, उन्हें तो इससे भी अधिक कमीशन मिलता था। 0706 10 PM अध्याय 478 पारिवारिक कलह, स्वयं से अधिक प्रेम करना। मुंह लानहुआ एक भौतिकवादी बूढ़ी महिला थी। जब वह बाहर निकलती थी तो उसका सबसे बड़ा गर्व उसका पैसा कमाने वाला बेटा होता था। आमतौर पर वह एक संभ्रांत बुजुर्ग महिला की तरह भव्य और दिखावटी ढंग से सजती संवरती थी, जबकि गरीब परिवारों को नीचा देखती थी। इसी बीच वह धनी गृहिणियों से जान पहचान बना रही थी। मुंह लानहुआ ने शुरू से ही सीई और युनजियान के प्रति विनम्रता नहीं दिखाई थी, लेकिन अब वह अवाक रह गई थी। दादी, दर्द हो रहा है। बचपन में वे जिनको बड़ी रकम का मतलब ठीक से समझ नहीं आता था। जब उसने देखा कि मुंह लानहुआ हमेशा की तरह उसका साथ नहीं दे रही है, तो उसने अपने हाथों को अपने नितंबों पर रखकर रोते हुए उस पर चिल्लाया। उनकी मांग स्पष्ट थी। मुंह लानहुआ उसके लिए हर संभव कोशिश करती थी, यहाँ तक कि जब वह रोता था तो वह तारे भी मान लेता था। लेकिन आज उसकी दादी उसके रोने पर भी उदासीन थी। वे जिन बेचैन था। वह चाहता था कि मुंह लानहुआ उसका बदला ले, इसलिए उसने उसके कपड़ों का किनारा खींचते हुए कहा, दादी, जिनजिन को चोट लगी है। उसने मुझे धक्का दिया। उसने अभी जिनजिन को धक्का दिया।
जब मुंह लाना हुआ वे जिनको नाश्ता लेने के लिए दुकान में ले गई तो उसने रोना धोना बंद कर दिया था, लेकिन जब उसने युनझू को मुंह बनाते और उस पर हंसते हुए देखा तो वह फिर से क्रोधित हो गया। अच्छे बच्चे बनो जिनजिन, दादी तुम्हें घर ले जाएंगी। यहाँ रुकना बहुत अपमानजनक लग रहा था, इसलिए मुंह लाना हुआ ने वे जिन को पकड़कर बाहर जाने का इरादा किया। नहीं, जिनजिन चाहता है कि दादी उसकी मदद करें। मुझे ओइशी चाहिए, और चिप्स और दूध भी। नहीं तो जिनजिन वापस नहीं जाएगा। मैं घर नहीं जा रहा। दरवाजे तक खींचे जाने पर वे जिन ने हंगामा मचा दिया। मुंह लाना हुआ ये देखकर क्रोधित हो उठी। आज अपने पोते की वजह से उनका स्वाभिमान टूट गया था, फिर भी यह उसका पोता था। वह वे जिन को देखने के लिए नीचे बैठ गई और धीरे से बोली, जिनजिन चलो घर चलते हैं। वापस आने पर दादी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएंगी। वह दुकान सीई ने खरीदी थी और उसने साफ तौर पर कह दिया था कि उसका वहां स्वागत नहीं है। वहां मौजूद हर कोई उसे ऐसे देख रहा था मानो वह मजाक का पात्र हो। मुंह लाना हुआ जल्द से जल्द घर भाग जाना चाहती थी। वह लोगों की निगाहों में नहीं रहना चाहती थी और न ही उनकी घमंडी निगाहों का शिकार बनना चाहती थी। इसके बावजूद वे जिन जन्म से ही बिगड़ा हुआ बच्चा था। जब मुंह लाना हुआ ने उसे खींचा तो वह और भी ज्यादा नाराज हो गया और दरवाजे की चौखट पर अपनी पकड़ छोड़ने से इनकार कर दिया। वह रोने लगा, नहीं नहीं दादी, मुझे नाश्ता चाहिए, मुझे चाहिए, मेरे लिए खरीद दो। जिनजिन अच्छे बनो। मुंह लाना हुआ लड़के को खींचने के लिए नीचे झुकी ही थी कि लड़का गुस्से में आकर लात मारने और हाथ पैर पटकने लगा। स्वाइप करें। अपनी इस हरकत के दौरान वे जिन के नाखून से मुंह लाना हुआ के चेहरे पर खरोंच आ गई। असहनीय दर्द से कराहते हुए मुंह लाना हुआ चीख पड़ी। अगले ही पल वे जिन के नुकीले नाखून से मुंह लाना हुआ के गाल पर गहरा घाव हो गया था, जिसे सबने देखा। घाव से खून तेजी से रिसने लगा। खून ज्यादा तो नहीं था, लेकिन चेहरा आखिर एक औरत का सबसे कीमती अंग होता है। अब बूढ़ी हो चुकी मुंह लाना हुआ भी अपने चेहरे को बहुत महत्व देती थी। मुंह लाना हुआ दर्द से चीख उठी और जैसे ही उसने वे जिन द्वारा खरोंचे जाने के कारण अपने गाल से रिश्ते खून को छुआ, वह गुस्से में उस पर टूट पड़ी और चिल्लाई, दादी तुम्हें इतना प्यार करती है और तुम मेरे साथ ऐसा करते हो। तुम्हारा ज़मीर कहाँ है? क्या तुम्हारे पास दिल है? मुंह लाना हुआ अपने पोते से प्यार करती थी, लेकिन वह खुद से उससे भी ज्यादा प्यार करती थी। जो कुछ भी हुआ उसे देखकर सभी लोग घटनाक्रम में आए बदलाव से स्तब्ध रह गए। 0706 10 PM अध्याय 479 एक पैसे के लिए लालची नहीं। मुंह लाना हुआ ने झपट्टा मारा। वह सचमुच हिंसक हो गई और उसने अपने पोते को पीटा। कस्बे में हर कोई जानता था कि मुंह लाना हुआ अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह खुद से उससे भी ज्यादा प्यार करती थी। अगर उसे अपने पोते और खुद में से किसी एक को चुनना होता तो वह निश्चित रूप से खुद को ही चुनती। वह अपने पोते को इतना लाड प्यार क्यों कर रही थी? उसे बस इस बात का डर था कि बुढ़ापे में उसकी देखभाल कोई नहीं करेगा। मुंह लाना हुआ की पुरानी सोच के अनुसार पोतियां ज्यादातर किसी काम की नहीं होती थीं, क्योंकि शादी के बाद वे अपने पति के परिवार के लिए किसी काम की नहीं रह जाती थीं, जैसे पानी के छींटे पर जाने पर खो जाती हैं। इसलिए उसने अपना सारा दिल और जान वे जिन पर लुटा दिया। उद्देश्य स्पष्ट था, जब वह बूढ़ी हो जाएगी और उसे अपनी देखभाल के लिए किसी की जरूरत होगी तो उसका पोता आर्थिक और शारीरिक दोनों रूप से यह भूमिका निभा सकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे जिन ने अभी मुंह लाना हुआ के साथ कुछ अस्वीकार्य किया। उसने उसका चेहरा खरोंच दिया। मुंह लाना हुआ की उम्र 50 या 60 के आसपास थी, लेकिन उन्होंने भड़कीले और चमकीले कपड़े पहन रखे थे। ये साफ था कि उन्हें अपनी दिखावट का बहुत ख्याल था। उस गहरे खरोंच ने मुंह लाना हुआ को घायल कर दिया, साथ ही इससे उसका धैर्य भी टूट गया। यही कारण था कि उसने अपना आपा खो दिया और अपने पोते पर झपट पड़ी। ये उसका चेहरा था। घाव इतना गहरा था, ठीक होने के बाद भी निशान रह जाएगा। लोग ये देखकर दंग रह गए कि मुंह लाना हुआ, जो आमतौर पर अपने पोते को बहुत लाड प्यार करती थी, वे जिनको डांट रही थी और पीट रही थी। जहां भी उसका हाथ पहुंच रहा था वह उसे चुटकी काट रही थी और मरोड़ रही थी। मुंह लाना हुआ वे जिनको आमतौर पर कितना भी लाड प्यार करती हो, आज वह उस पर कितनी सख्ती बरत रही थी। वे जिन डर से कांप रहा था और अपनी दादी को स्तब्ध होकर घूर रहा था। पहली बार उसे लगा कि उसके सामने खड़ी यह गुस्सैल और हिंसक बूढ़ी औरत उसकी दादी जैसी नहीं है। अंत में जब भीड़ इसे और अधिक देखने का साहस नहीं कर सकी तो मुंह लाना हुआ को वहां से हटा दिया गया। वे जिन डर और घबराहट के मारे सिकुड़कर एक गेंद की तरह हो गई। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी।
घटना की खबर मिलते ही वे जिनकी मां दुकान पर दौड़ी और उन दोनों को वहां से ले गई। हंगामा तो थम गया, लेकिन ये स्पष्ट था कि अब से मूलाना हुआ द्वारा अपने पोते को लाड़ प्यार करने का मुद्दा एक नया मोड़ लेगा। दुकानदार, जो चुपचाप सीई का बैंक कार्ड पकड़े हुए था, आखिरकार बोलने का मौका पाकर सीई से पूछा, ये कार्ड संभाल कर रखें, बैंक में इसकी पुष्टि करवाएं, अपनी राशि कटवाएं, फिर दुकान की सभी चीजें इस पते पर भेज दें। सीई ने अपनी लंबी उंगली से कैश रजिस्टर के बगल में पड़े टूटे हुए कवर वाले काले पेन को पकड़ा और मेज से सफेद कागज का एक टुकड़ा खींचकर उस पर एक पता लिखकर दुकानदार को दे दिया। दुकानदार थोड़ा हैरान था। कार्ड पकड़े हुए उसने भौहें चढ़ाकर सीई से कहा, युवक, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि पासवर्ड बताते ही मैं इस कार्ड में मौजूद सारा पैसा निकाल लूंगा? बेशक, जब मैं इसे आपको देता हूं तो मैं आप पर विश्वास करता हूं, सीई ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। उसके भरोसे से मिली खुशी की लहर में डूबकर दुकानदार हंस पड़ा और कार्ड और पता रखते हुए सीई से वादा किया, मैं बूढ़ा झांग वर्षों से व्यापार कर रहा हूं और मैंने कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। चिंता मत करो, मैं इस कार्ड में मौजूद पैसों में से एक पैसा भी नहीं लूंगा और सामान तुम्हें भेज दूंगा। सीई ने मुस्कुराते हुए गुनगुनाया। बाद में युनझू को कुछ स्नैक्स चुनने को कहा गया और उसने लेस चिप्स के कुछ पैकेट चुने। वैसे भी एक बार खेलने जाने के बाद वह इतना नहीं खा पाएगा। इसके अलावा सीई ने पूरी दुकान खरीद ली थी, इसलिए युनझू इसके बाद जो चाहे खा सकता था। खरीदारी के बाद वे तीनों झांग में हुआ के घर वापस चले गए। वापस लौटते समय उन्होंने देखा कि वे जिनके घर का दरवाजा कसकर बंद था। ये स्पष्ट था कि अंदर झगड़ा हुआ होगा। युनजियान ने इस पर ध्यान नहीं दिया। युनझू का हाथ पकड़े हुए वह मीठी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। 0706 10:10 PM अध्याय 480 शुभ रात्रि। यह अनजाने में ही हुआ जब सीई की नज़र युनजियान की प्यारी मुस्कान पर पड़ी। वह भी उसे देखकर मुस्कुरा उठा और उसकी आंखें झुर्रीदार हो गईं। जब युनजियान और सीई युनझू को झांग में हुआ के घर वापस लाए तो केन्येरो और गे जुनजियान अपनी बातचीत में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि युनजियान ने दरवाजा खोल दिया है। बातचीत करते हुए उन्होंने वर्षों से दबे अपने सारे दुख दर्द एक दूसरे से उगल दिए और अंततः अपने दिल में दबे भारी बोझ से मुक्त महसूस किया। केन्येरो और गे जुनजियान दोनों ने वर्षों तक अपनी सच्ची भावनाओं को अपने भीतर गहराई से दबाए रखा था ताकि कोई और उनके अतीत के दर्द को न जान सके। लेकिन अभी अभी उन्होंने अपने दिल की बात खुलकर कह दी, ये सोचकर कि वे एक दूसरे से सिर्फ परिचित अजनबी हैं और ईमानदारी बरतना भी ठीक है। इसलिए वे दोनों लगातार बातें करते रहे। तभी युनजियान, सीई और छोटी युनझू वापस आ गईं। तुम लोग वापस आ गए? केन्येरो ने उन तीनों को अंदर आते देख पूछा। युनजियान ने सिर हिलाया। उसके और सीई के बीच खड़ा छोटा युनझू, जो उनका हाथ पकड़े हुए था, पहले से ही नींद से ऊँघ रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ती जा रही थी क्योंकि वह खुद को सोने से रोकने की कोशिश कर रहा था। युनझू अभी भी एक बढ़ता हुआ बच्चा था। युनजियान ने उसका हाथ छोड़ दिया और नीचे बैठकर उसे देखते हुए कहा, शाओझू, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। जीजी तुम्हें सुला देंगी, ठीक है? युनझू की उम्र के बच्चे आमतौर पर बड़ों से लाल लिफाफे मिलने की उम्मीद में रात 12 बजे तक जागने के लिए उत्सुक रहते थे। उनके जैसे बच्चों के लिए ये करना बेहद रोमांचक होता था। आंखों में दर्द लिए युनझू ने सिर हिलाते हुए बड़ी मुश्किल से आंखें खुली रखीं। उसके छोटे छोटे फूले हुए गाल इतने कोमल थे कि युनजियान ने उन्हें सहलाते हुए कहा, अगर तुम अभी सो जाओगे तो सुबह उठकर नए कपड़े पहनोगे और साथ ही सीईगेगे से एक लाल लिफाफा भी पाओगे। लेकिन अगर तुम अभी नहीं सोओगे तो तुम्हें यह नहीं मिलेगा। युनजियान ने उसे मनाया और यह कारगर साबित हुआ। नहीं, शाओझू अब सो जाएगी। छोटी युनझू युनजियान के आगे दौड़ती हुई सीढ़ियों से ऊपर चली गई। शाओझू, सावधान रहो। लड़के को सीढ़ियों से ऊपर जाते देख केन्येरो उसके पीछे पीछे गई। युनझू आमतौर पर घर पर उसके साथ सोता था। युनजियान को ये सोचकर राहत मिली कि बच्चों को संभालना आसान नहीं होता। आपको उन्हें वही मनाना पड़ता है जहां सबसे ज्यादा मायने रखता है, वरना वे आपकी बात नहीं सुनते। जब गे जुनजियान ने देखा कि वहां केवल वह, युनजियान और सीई ही बचे हैं, तो वह घबरा गया और ऊपर की ओर चल पड़ा, ये कहते हुए कि वह केन्येरो को ढूंढने जा रहा है ताकि उससे पूछ सके कि वह कहाँ सो रहा है। परिणामस्वरूप युनजियान और सीई ही नीचे की मंजिल पर रह गए थे। यह महसूस करते ही युनजियान की निगाहें इधर उधर घूमने लगी और फिर उसने अपने होठों के कोने को हल्के से दबाया। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। वह ऊपर चली गई, जिसके पीछे पीछे सीई भी गई।
युन जियान का कमरा तीसरी मंजिल पर था और सीई के कमरे से केवल एक दीवार की दूरी पर था। झांग में हुआ के घर में कई कमरे थे, लेकिन ये कोई आलीशान हवेली नहीं थी। यहाँ हर कमरा सिर्फ एक दीवार से जुड़ा हुआ था। युन जियान का जागने का कोई इरादा नहीं था। उनकी उम्र में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। अपने कमरे में खड़ी होकर उन्होंने दरवाजे के बाहर खड़े सीई को देखा और दरवाजा बंद करने का इशारा करते हुए कहा, शुभ रात्रि। युन जियान ने दरवाजा बंद करने के लिए धक्का दिया, लेकिन बंद होने से पहले ही दरवाजा अटक गया। एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर घुस आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मुस्कुराते हुए सीई का सुंदर चेहरा युन जियान के और करीब आ गया। मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में सोना चाहता हूँ।